हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं अनुराग सर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फाउंडेशन में। और आज हम लोग आपके लिए लेके आ चुके हैं बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये क्लास 10th का चैप्टर है। अगर आप क्लास 9th में है तो भी आप इसको देख सकते हैं, और क्लास 10th में है तो याद रखेगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और आज हम इस चैप्टर को वन शॉट में खत्म करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। और याद रखिएगा, इससे पहले मैं पढ़ाऊं, आप कॉपी और पेन ये दोनों लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको अपने नोट्स बनाने हैं। जहां पे आपको जरूरत लगती है आप अपने नोट्स बनाइए, और जहां पे आपको लगता है कि आप उसे माइंडली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, अपनी आंखों से देख के अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, तो आप उसको ऐसा ही करिए। क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम को रह गए हैं, बहुत ही कम दिन रह गए हैं। इतने दिन रह गए हैं कि आपका उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी है। और मैं याद रखिएगा एक वीडियो ऐसा लेके आऊंगा जिसमें आप लोग को क्या होगा, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स पाते हैं ना, ठीक है, वो भी याद रखिएगा बोर्ड में क्या करेंगे, छक्का लगाएंगे, 90+ मार्क्स लेके आएंगे। जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी है वो भी याद रखिएगा बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, और 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपके कम से कम नहीं तो 85 to 90% मार्क्स आएंगे। अगर उस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखिएगा और उसी तरह जो मैं बताऊंगा आपको पॉइंट्स को फॉलो करना है, ठीक है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या है रिप्रोडक्शन। तो देखिए समझते हैं हम लोग इसको। Reproduction is a process in which a living organism produce a new individual of its own type। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अगर अपने जैसे ही संतान उत्पन्न कर रहा है, अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे। ओके, जैसे डॉग, डॉग क्या क्या प्रोड्यूस करता है, पपी प्रोड्यूस करता है ना। ऐसा तो है नहीं कि डॉग जो है वो कैट का जो बेबी है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर डॉग जो है वो काफ को यानी कि गाय के बच्चे को प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सेम वैसा ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ओके, वैसा ही उसका रिप्रोडक्शन होगा। उसे हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। जैसे डॉग का पपी हो गया, काऊ का क्या हो गया, काफ हो गया। आप यहां पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि डॉग के बगल में उसका बच्चा जो है वो भी बैठा हुआ है, ओके, और काऊ के बगल में उसका बच्चा। ये देखिए दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, जहां पे एक मदर काऊ जो है अपने बेबी काफ को क्या कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। ओके, उसे ब्रेस्ट ही बोलते हैं, थन बोलते हैं, थन हिंदी में, ठीक है। तो क्या दूध पिला रही है। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, इसलिए मैं आपको यहां पे लगाया हूं ये तस्वीर आपके लिए। उसके बाद है हमारा रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा है, आपने लाइफ प्रोसेस, ठीक है, तो उसमें आपने कहीं ये पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान को जीने के लिए। नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स तो हैं बट वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे मैं अगर बात करना चाहूं, जैसे मैं बात करता हूं आपका इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ऐसे ह्यूमन कपल जो कभी भी क्या करते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। क्या वो जिंदा नहीं है, बताइए, या फिर बच्चे पैदा ना होने से उनकी लाइफ रुक गई, ऐसा हुआ, नहीं हुआ। उसी तरह सेम क्या है, म्यूल। म्यूल मतलब क्या होता है, खच्चर। खच्चर आप जानते हैं ना तो वो घोड़ा ही होता है ना तो वो गधा ही होता है, वो दोनों के बीच का होता है, ठीक है। तो म्यूल जो भाई साहब होते हैं ना वो भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह सेम होता है आपका वर्कर बी। क्या होता है, वर्कर बी। आप कहेंगे वर्कर बी सर क्या होती है। अब मधुमक्खी के छत्ते में आप वर्कर बी को कैसे पहचानेंगे, उसका एक ट्रिक है पहचानने का। आप क्या करो, एक अद्धा ईटा उठाओ, ठीक है, अद्धा, ठीक है, पत्थर उठाओ, उठाने के बाद मधुमक्खी के छत्ते में फेंक के मारो। जो आपको काटने के लिए दौड़ाएंगे ना वही है आपकी वर्कर बी। और याद रखिएगा वो आपके बॉडी में इतनी छेद करेंगे, इतनी छेद करेंगे कि आप भूल जाओगे कि सांस कहां से लेके कहां से बीप बीप बीप, समझ गए होगे आप, ठीक है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि 3 जो ऐसे एनिमल का नाम बताया हूं जो
जो क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स तो हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इसी वजह से क्या है, आपका रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ओके, उसके बाद है नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये जरूरी नहीं है किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए, सर्वाइवल करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है आपका री, दूसरा है प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा री और प्रोडक्शन। जहां भी री वर्ड का यूज हो जाए तो आप समझ जाना कि री का मींस क्या है, अगेन, वो चीज अगेन प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हम बोलते हैं रीयूज, किसी भी काम को दोबारा करना, रीगेन, किसी भी चीज को दोबारा पाना। उसी तरह ये है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दो वर्ड से मिलकर बना, एक री एक प्रोडक्शन। री का मींस अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। यानी कि अगर हम कोई भी चीज अगेन, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। ओके, अब रिप्रोडक्शन तो आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन करने से हमें क्या फायदा है, क्यों करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन? खाया पिया मस्त रहा, जिंदा रहा, उसके बाद चले गए ऊपर। आखिर हम लोग रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? कोई तो रीजन होगा रिप्रोडक्शन करने का। तो हम लोग रिप्रोडक्शन क्यों करेंगे, यानी कि एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, आइए उसको जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्या है, रिप्रोडक्शन इंश्योर कन्टिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑन अर्थ। ठीक है, अब देखिए अगर ह्यूमन एक जमाने में था, ठीक है, तो आज ह्यूमन की प्रजाति जो है वो खत्म क्यों नहीं हो गई? और आपका जो डायनासोर भाई साहब थे, ऐसे बहुत सारे एनिमल थे जिनकी क्या हो गई, जिनकी प्रजातियां, जिनकी स्पीशीज पूरी खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए जो क्या माहौल चेंज हो गया, और माहौल चेंज होने के बाद क्या हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। एटमॉस्फेयर चेंज होने के बाद क्या हुआ, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए आगे, अपने स्पीशीज की कंटिन्यूटी नहीं रख पाए, और वो क्या हो गए, वो खत्म हो गए, उनकी स्पीशीज ही खत्म हो गई। बट ह्यूमन देखो आप, ह्यूमन क्या कर रहा है, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि डायनासोर के टाइम चला आ रहा है, उनके बहुत बाद में आया है। ठीक है, तो ह्यूमन जो है बहुत पुराना चले आ रहा है। और याद रखिए आज तक ह्यूमन क्या करता है, अपना बेबी बर्थ करता है। क्यों? ताकि ह्यूमन का जो वंश है ना वो आगे बढ़ता रहे, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज होता रहे। ओके, इसलिए बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज। याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म जब भी रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है। ठीक है, आज जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसा हूं, ठीक है, हो सकता है कि मेरी बेबी में हो सके, मेरे 5 उंगली है तो मेरी बेबी में 6 उंगली आ जाए। ठीक है, मेरे आईज का जो कलर है वो ब्राउन है, हो सकता है कि मेरी बेबी में कुछ जेनेटिक वेरिएशन आए और मेरे बेबी में जो है वो कैसा हो जाए, वो आईज का कलर ब्लू हो जाए। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन आते रहते हैं। और ये बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि उससे क्या होता है, एवोल्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एवोल्यूशन उससे होता है। किसमें हेल्प होता है, एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज में हेल्प होता है उससे। उसके बाद क्या है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्रिएट कॉपी होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एग्जैक्ट कॉपी है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट डीएनए। ठीक है, याद रखिएगा कि हर ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और ये डीएनए होता है ना, इसी डीएनए की वजह से क्या करते हैं हम लोग, अपने बेबी में जस्ट एग्जैक्ट कॉपी होता है हमारे बेबी। ठीक है, हमारा। ओके, तो उसमें क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग बहुत ही छोटेपन में पढ़े होंगे, आई थिंक क्लास 3rd 4th 5th में, या हो सकता है कि 6th में पढ़े होंगे। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है ना वो होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। हो सके बचपन में बहुत सारे बच्चों को याद होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या होता है, इसके नाम में कंफ्यूजन होती है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डाईऑक्सी मत बोलिएगा, डीऑक्सी बोलिएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, इसलिए इसे डाईऑक्सी बोलते हैं। उसके बाद आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए क्या होता है, एक थ्रेड लाइक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, और कहां प्रेजेंट होता है, जो सेल होता है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा आपका, ये डीएनए पाया जाएगा। अब ट्रांसफर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पर डीएनए का ट्रांसफर कैसे होता है। यहां पे देखिएगा मेरे
जस्ट पीछे जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे देखिए आप कि यहां पे एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है, एक मेल है, एक फीमेल है। मेल से क्या रिलीज होता है? मेल स्पर्म, ठीक है, मेल से क्या रिलीज होता है? मेल स्पर्म। अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग स्पर्म के बारे में, ठीक है। अभी आप जानिए कैसे ट्रांसफर होता है डीएनए। उसके बाद एक फीमेल है, फीमेल से क्या प्रोड्यूस हुआ? फीमेल ओवम। यहां पे स्पर्म काट के यहां पे ओवम कर लीजिएगा, ठीक है, ओवम प्रोड्यूस हुआ। दोनों को जब मिक्स होगा ना, मिक्स होने के बाद दोनों का फ्यूजन होगा, जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट ही डेवलप करके क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या करेगा? अपने अंदर सेल डिवीजन बहुत करता है, बहुत करेगा। और ये सेल डिवीजन करते करते क्या बना लेगा? एक बेबी बना लेगा। और याद रखिए, मैं बोल रहा हूं ना कि अगर किसी भी मेल में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? 46। और किसी भी फीमेल की बात करूं तो फीमेल में भी क्या होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब यह है कि ऑल ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे? 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और उनके जो गैमिट्स होते हैं ना, गैमिट्स बोले तो उनका स्पर्म और उनका ओवम, फीमेल का ओवम, उनके गैमिट्स में क्या होता है? क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो स्पर्म के क्रोमोसोम की संख्या, ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम 46 हैं वो आपका स्पर्म में कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह ओवम में क्या थे? ओवम में भी 23 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के 23 आपस में जब मिलेंगे ना, तो जाइगोट का जो होगा ना क्रोमोसोम, वो होगा आपका 46। उसी तरह एम्ब्रियो का भी क्या होगा? 46 क्रोमोसोम होगा। और बेबी का क्या हो जाएगा? उसी तरह सेम 46 क्रोमोसोम हो जाएगा, ओके। तो अब इसी स्पर्म और ओवम में ही क्या होते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। और इसीलिए क्या होता है? डीएनए जो होता है ना, ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी कि बाप से उसके बेटे में, बेटे से उसके फिर बेटे में, ओके। अब हम लोग को बहुत बड़ा डाउट होता है क्रोमेटिन वर्सेस क्रोमोसोम, ठीक है। अगर आप में एक क्वेश्चन आता है, एक नंबर में काफी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्कैटर्ड फ्रॉम डीएनए क्रोमेटिन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? स्कैटर्ड फ्रॉम डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। यहां पे देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं साइड में आ जा रहा हूं। ये देखिए डायग्राम जो है, तो ये डायग्राम है, इसके अंदर अगर ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में, फैले हुए फॉर्म में, तो वो आपका क्रोमेटिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन कहलाएगा। बट वही जो क्रोमेटिन है अगर क्वाइल्ड एंड कंडेंस हो जाता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का अगर हो जाता है क्वाइल्ड एंड कंडेंस, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका क्रोमोसोम कहलाएगा। यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए क्रोमेटिन एंड क्वाइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए क्रोमोसोम, ओके। यहां पे देखिए, यहां पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में दिख रहा होगा ये जो चाउमीन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यही है आपका क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन। और यही चाउमीन जैसे स्ट्रक्चर को एक हम लोग ने क्या किया? शेप दे दिया, ठीक है, क्वाइल्ड एंड कंडेंस हो गया अगर वो, तो क्या कहलाएगा? वो क्रोमोसोम कहलाएगा, ठीक है। तो आपका यह डाउट यहां पे क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर चाउमीन के फॉर्म में हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका, वो आपका कहलाएगा क्या? आपका क्रोमेटिन। और अगर उसी को क्वाइल्ड एंड कंडेंस कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका, वो आपका क्रोमोसोम कहलाएगा, ठीक। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है और कितने टाइप का होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन यानी कि जो आपका रिप्रोडक्शन है ना, उसका प्रकार कितना होता है। दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला असेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल, जिसे हम लोग एसेक्सुअल कहते हैं, भूलिएगा नहीं। मैं असेक्सुअल बोलता हूं तो इसलिए अही बोलूंगा, ठीक है। असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है, 2 टाइप के हो गए यहां पे। उसके बाद आता है आपको एक क्वेश्चन, हो सकता है कि आ जाए, वैसे आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके 3rd टर्म में, या फिर हो सकता है कि आपका 2nd टर्म में, या हो सकता है आपका प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए हम लोग बात करते हैं और देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। याद रखिएगा, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ना, तो उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होने ही चाहिए। पहला एक मेल होना चाहिए और दूसरा एक फीमेल होना चाहिए। याद रखिएगा, पहला क्या होना चाहिए? एक मेल और दूसरा फीमेल। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है?
वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। क्या होता है? वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, केवल और केवल एक पेरेंट की ही जरूरत पड़ती है। अब मुझे मान लीजिए मैं अमीबा हूं, क्या हूं? अमीबा हूं। अगर मैंने अपने आप को 20 से डिवाइड कर दिया तो मेरा जो दूसरा पार्ट है ना वो क्या हो जाएगा? मेरे दो पार्ट हो गए। क्या हो गए? दो पार्ट हो गए, यानी कि क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। जैसे ही हम लोग हाफ करेंगे अपनी बॉडी को वैसे ही वो क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा और वो डॉटर सेल कहलाएगा। ओके, गैमीट फॉर्मेशन टेक प्लेस, इसका मतलब क्या है? गैमीट का जो फॉर्मेशन है ना उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है? नो गैमीट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना कभी भी गैमीट फॉर्मेशन होता ही नहीं है। उसके बाद क्या है? मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज बाय द जाइगोट इज फाउंड। याद रखिएगा जब भी मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। याद रखिए, मैंने बताया था ना, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, दोनों को जब फ्यूज होंगे ना उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और याद रखिएगा जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो उसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ओके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखिएगा कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है कोई भी का, तो यहां पे सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद है फाउंड इन कॉम्प्लेक्स एंड हायर प्लांट, ठीक है, कहां पे पाया जाएगा? जो हायर प्लांट्स और एनिमल है ना उसमें भी पाया जाता है ये प्रोसेस, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बट यहां पे क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फाउंड इन सिंपल एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, जितने भी सिंपल और लोअर मतलब बहुत ही छोटे होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन लोगों में क्या पाया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेवरल मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट होने में बहुत सारे महीने चाहिए। जैसे ह्यूमन की बात करते हैं अगर, तो ह्यूमन में याद रखिएगा 9 महीने का पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है, एक बेबी को बाहर आने में, ठीक है। उसी तरह अगर एलिफेंट की बात करूं तो एलिफेंट में लगभग 2 महीने लग जाते हैं, ठीक है, 11 महीने बोल रहे हैं, 18 महीने लग जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि 2 साल लग जाते हैं एलिफेंट में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ ए टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस, याद रखिएगा शॉर्ट पीरियड टाइम होता है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मैं अमीबा हूं, मुझे रिप्रोडक्शन करने का मन कर रहा है तो मैं क्या करूंगा? अपने आप को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद तुरंत मेरा रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? बहुत ही कम टाइम लगता है, जितना टाइम लगे मुझे अपने आप को डिवाइड करने में बस उतना ही टाइम लगता है, बस। ओके, तो इसी तरह आप इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, वरना अगर जो टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप मेरी वीडियो को क्या करिएगा, ठीक है, बैक करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल के भी टाइप होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है आपका बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। और अब हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना और फुल डिटेल में पढ़ना है, और देखते हैं कितने बच्चे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरेस्ट लेते हैं, वो बस वही पढ़ना चाहते हैं बस, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद रखना बोर्ड की तैयारी करनी है और इन फ्यूचर अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए सब जरूरी है, इसलिए आपको सब पढ़ना है। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं हम, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग को 2 पॉइंट पढ़ने, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर मैं बात करूं इसकी टाइप की, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होगा? नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी याद रखिएगा बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ, ठीक है, 3 टाइप से होता है नेचुरल प्रोपेगेशन, बाय रूट, बाय लीफ और बाय स्टेम। उसके बाद है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, कटिंग के प्रोसेस करते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं और टिश्यू कल्चर करते हैं, ठीक है। 4 तरीकों से हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करते हैं। पहला क्या है? कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर, ठीक है। आइए अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग ले लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर में ये फिजन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए फिजन इज द
डिवीजन ऑफ स्प्लिटिंग, डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू टू और मोर सेल। ठीक है, याद रखिएगा पेरेंट सेल क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड अगर कर लेता है तो वही क्या कहलाएगा, आपका फिजन। ये जो फिजन है या तो दो भागों में डिवाइड होगा या तो बहुत सारे भागों में डिवाइड होता है। ओके, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फिजन कहते हैं। ईच सेल नोन एज अ डॉटर सेल, जितने भी डिवाइड हुए सेल रहेंगे ना वो सारे सेल क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल ही कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, डिवाइड होकर फिर से छोटे हो जाते हैं, और छोटे हो जाते हैं तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें डॉटर सेल कहेंगे। टाइप ऑफ फिजन की बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। ठीक है, दो टाइप के हो गए, टू टाइप के, एक आपका बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। ओके, बाइनरी फिजन की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। बाइनरी फिजन मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू पीसेज। याद रखिएगा जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो डिवाइड होके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डिवाइड होके दो हिस्सों में बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, बाइनरी फिजन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। It is a simple form of asexual reproduction in which a unicellular organism divides into two equal parts forming offspring। ठीक है, तो ये हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं उनमें पाया जाएगा। और याद रखिएगा ये क्या करते हैं, दो भागों में अपनी बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। इन बैक्टीरिया एंड मेनी प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फिजन। बहुत सारे से बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, और प्रोटिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किसका यूज करते हैं, बाइनरी फिजन का यूज करते हैं वो। ओके, देखिए यहां पे एक डायग्राम आपके लिए मैं डाल रखा हूं, उसमें अमीबा, अमीबा है तो अमीबा भाई साहब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी बॉडी को क्या करेंगे, इलोंगेशन करेंगे, बॉडी का इलोंगेशन करते हैं। ठीक है, इलोंगेशन में याद रखिएगा बॉडी तो इलोंगेट तो हो ही रही है, बट इनके अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो भी क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रही है। ठीक है, अब यहां पे जो न्यूक्लियस था वो दो हिस्सों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया बॉडी, लेकिन अभी भी क्या हो रही, खिंच रही है। और खिंचते खिंचते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी क्या हो जाएगी, बॉडी भी अलग हो गई और उनका न्यूक्लियस भी अलग हो गया, यानी कि वो क्या बना लिए, वो डॉटर सेल बन गए हैं। ठीक है, डिवाइड करके। और याद रखिएगा अगर इनकी बॉडी में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। और अगर सेल का हो रहा है डिवीजन तो हम लोग कहेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ये इन फ्यूचर आप पढ़ोगे आप लोग, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा हिंट दे दिया। क्या बोलते हैं, सेल का डिवीजन होगा तो क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। अब टाइप ऑफ बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो बाइनरी फिजन जो होता है ना वो थ्री टाइप का होता है। पहला ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन और इररेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, थ्री टाइप के हो गए, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल और इररेगुलर। ठीक है, थ्री टाइप के हो गए। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है ना, ये पैरामीशियम भाई साहब है। ठीक है, क्या है, पैरामीशियम भाई साहब है। ये क्या करते हैं, प्लेन एंड बाइनरी फिजन इन ट्रांसफर। ये ट्रांसफर बाइनरी फिजन जो है ना वो इसका यूज करते हैं, ठीक है, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो देखिए यहां पे ये डायग्राम है, ये आपका पैरामीशियम है, ये क्या किए हैं, ये ट्रांसफर, यानी कि ये अगर आपका पैरामीशियम है तो ये अपने आप को यहां से डिवाइड करेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। ओके, उसके बाद है आपका लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल। और इस प्रोसेस का यूज कौन करता है पता है, लेशमानिया करता है और यूग्लिना करता है। कौन करता है, लेशमानिया और यूग्लिना। ये क्या करेंगे, अपने आप को 20 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल, वो ट्रांसफर था, ये लॉन्गिट्यूडिनल है। लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड करते हैं अपने आप को और बाद में क्या होंगे, दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ओके, तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है यूग्लिना रिफर्स टू द डिवीजन इन द वर्टिकल प्लेन दैट्स आई द लेंथ ऑफ द बॉडी। बॉडी की लेंथ से वो क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। द प्रोटोजोन प्रोटिस्ट लेशमानिया दैट कॉजेज कॉलाजार विच हैज अ विप लाइक फ्रेजला ऑल्सो सो वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। जो प्रोटोजोन होता है ना, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट लेशमानिया होता है, उनके क्या ऊपर एक फ्लैजला पाया जाता है, यानी कि एक जो स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजला मतलब फ्लैजला
सीलिया एंड फ्लैजला, सीलिया मतलब छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर और फ्लैजला मतलब बिग हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, आप समझ गए होंगे फ्लैजला मैं किसकी बात कर रहा हूं, बिग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके पास एक। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बीच से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में दो बॉडी उनकी अलग हो जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद है आपका इट कैन सेड दैट बॉडी स्ट्रक्चर इज मोर ऑर्गेनाइज्ड लेशमानिया पैरामीशियम एंड यूग्लिना है देन इन अमीबा। यूग्लिना इज ऑल्सो फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना भी क्या होता है, उसके पास भी फ्लैजला पाया जाता है। यहां पे देखिए डायग्राम आप देख सकते हैं, ये यूग्लिना का डायग्राम है और इसका एग्जांपल अगर पूछा जाए ना तो एग्जांपल में आप यूग्लिना और आप किसका एग्जांपल देंगे, लेशमानिया का। किसका एग्जांपल देंगे, लेशमानिया का एग्जांपल देंगे। ओके, तो यहां पे यूग्लिना को आप नोटिस करिए, ये यूग्लिना भाई साहब है और ये इनका फ्लैजला है। तो ये 20 से डिवाइड होना स्टार्ट हुए, एक फ्लैजला इधर आ गया, एक फ्लैजला इधर आ गया, फिर उसके बाद ये अपने आप धीरे धीरे डिवाइड कर करके यहां पे क्या हो जाएंगे, ये पूरा डिवाइड हो जाएंगे। ओके, फ्लैजला अगर एक है तो वो फ्लैजला भी बाद में दूसरी फ्लैजला ग्रोथ हो जाती है और ग्रोथ होने के बाद वो बाद में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसके दो एग्जांपल, एक लेशमानिया हो गया और एक यहां पे आप लिख लेना, ठीक है, यूग्लिना। ओके, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड बाइनरी फिजन की, वो है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन में देखिए क्या लिखा है, द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी अमीबा इज अनसर्टेन। ठीक है, आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ इट न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा सफिशिएंट ग्रोथ होने के बाद ही जो न्यूक्लियस होता है ना वो दो भागों में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। लेटर द साइटोप्लाज्म ऑल्सो गेट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स बाय द फ्लोरो। याद रखिएगा पहले क्या डिवाइड होगा, उनका न्यूक्लियस। सबसे पहले एक पर्टिकुलर ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, उनका जो न्यूक्लियस है ना वो दो भागों में टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो सेल है ना, सेल उसके बाद डिवाइड होता है। ओके, हाफ ऑफ द न्यूक्लियस एंड सम साइटोप्लाज्म एंड फाउंड इज न्यूली फॉर्म सेल। याद रखिएगा आधा जो न्यूक्लियस है वो ऊपर वाले सेल में चला जाता है और आधा न्यूक्लियस जो है वो नीचे वाले सेल में चला जाता है। ओके, इन अमीबा no fragmentation is found from any fixed plane, that's why it can be divided from any plane, hence it is called irregular binary fission। याद रखिएगा अमीबा कहीं से भी क्या कर सकता है, कहीं से भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है पूरी बॉडी में, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग इर्रेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं। देखिए यहां पे इर्रेगुलर बाइनरी फिजन का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, और अमीबा का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मोस्टली केस में आपको जो साइंस के टीचर मिलेंगे ना वो अमीबा का एग्जांपल दे देके आपको पूरा टॉपिक समझा देंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इर्रेगुलर बाइनरी फिजन की बात करते हैं। ये आपको कुछ कुछ अंडे के ऑमलेट जैसा लग रहा होगा ना, बीच में देखिए वो येलो वाला यॉक है। ठीक, तो आप इसको उसी तरह समझिए क्योंकि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से इर्रेगुलर बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है वो। ठीक है, अमीबा का ये सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद यहाँ पे देखिए कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल डिवाइड हो गया। ओके, तो यही है आपका इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, यानी कहीं से भी वो अपने आप को डिवाइड कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। ठीक है, बाइनरी फिजन की बात कर ली हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग मल्टीपल फिजन की कि मल्टीपल फिजन होता क्या है। The parent organism divides into many daughter cells at the same time of give rise to new organisms which is called polyfission। याद रखिएगा कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को बहुत सारे सेल्स में डिवाइड कर लेता है तो वही क्या कहलाता है, मल्टीपल फिजन कहलाता है। और याद रखिएगा मल्टीपल फिजन को हम लोग पॉलीफिजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीफिजन भी कहते हैं। ठीक है, एक पेरेंट सेल जो है वो बहुत सारे डॉटर सेल में आकर डिवाइड हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, द यूनिसेलुलर मलेरिया पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम हैज अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड इट्स सेल। याद रखिएगा एक यूनिसेलुलर बंदा है, ठीक है, पैरासाइट्स है। ठीक है, आप जानते होंगे मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग का जो पैरासाइट्स है ना उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और इस प्लाज्मोडियम के जो बाहर की जो लेयर है ना वो उसे प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है,
Within this wall, the nucleus of the cells divides several times and produce many micronuclei called daughter nuclei. याद रखिएगा, उसी जो वॉल है ना, उस वॉल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं। द फीमेल एनाफ्लीज, द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज अ पैरासाइट ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉज अ डिजीज कॉल्ड मलेरिया फीवर। याद रखिएगा, एक मच्छर है, ठीक है, जो क्या करता है, मलेरिया को फैलाता है। कैसे फैलाता है, मलेरिया को जो पैरासाइट्स है ना, प्लाज्मोडियम, उसको क्या करेगा वो, उसको जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे पैरासाइट्स एक जगह हैं, मलेरिया जाएगा, सॉरी मच्छर जाएगा, उसके पास बैठेगा, उसको अपने जो ट्रंक है ना, ट्रंक में क्या करेगा, उसको सक कर लेगा, और सक करने के बाद जाके किसी स्वस्थ मनुष्य के, जो हेल्दी ह्यूमन है, उसके पास जाके उसको काटेगा, और वो जो सक किया हुआ आपको प्लाज्मोडियम है ना, वो आपके बॉडी के अंदर छोड़ देगा, और बाद में आप उस मलेरिया से इंफेक्टेड हो जाएंगे और आपको मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, उस पैरासाइट से इंफेक्टेड होंगे आप, मलेरिया नहीं। ओके, और याद रखिएगा, दुनिया में खून चूसने का काम, खून चूसने का जिम्मेदारी जो है ना, वो भगवान ने केवल और केवल लड़कियों को ही दिया, गर्ल्स को ही दिया। कैसे, यहां पे देखिए प्रूफ होता है, फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज, बेचारे मेल मच्छर जो होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मेल मच्छर को ही मार देते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग क्या नाम है, लेंस लेके देखिए मेल है कि फीमेल है, लेकिन आप लोग क्या करिए, आप लोग को मारने का फर्ज है, मारिए, जो काटेगा उसे आप मारेंगे ही। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो फीमेल होती है ना, फीमेल ही खून चूसती हैं, चाहे वो मच्छर हो गया, चाहे वो ह्यूमन में हो गई उनकी बीबियां। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये, ठीक है, ये डायग्राम है आपका प्लाज्मोडियम का, इनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बने हुए हैं। ठीक है, एक टाइम आता है कि ये जो स्पोर्स है ना, वो क्या होते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, और रैप्चर होने के बहुत सारे जो न्यूक्लियाई है ना प्लाज्मोडियम के, वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इसी में से रिलीज होते हैं। ये देखिए, यहां पे आपको दिख रहे होंगे माइक्रो न्यूक्लियाई या डॉटर सेल जिसे हम लोग कहते हैं, वो इसके अंदर ही हैं, और यहीं से वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और बाद में आपको इन्फेक्टेड करते हैं। अब हम लोग का फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा, क्या पढ़ना है हम लोग को, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा इज अ ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी जो होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग स्पायरोगैरा कहते हैं। ऑन मैच्योरिटी स्पायरोगैरा ब्रेक इटसेल्फ इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। याद रखिएगा, इसमें क्या है, ये स्पायरोगैरा भाई साहब है, अगर इनकी बॉडी किसी कारणवश अलग हो जाती है, या इनकी बॉडी को हम लोग अलग कर दे, काट दें, ठीक है, तो इनका हर एक पार्ट क्या करेगा, इनकी बॉडी बना लेगा। लेकिन याद रखिएगा, इसमें जो है ना, अगर सर कट गया तो वो बॉडी नहीं बनाएगा, और बॉडी कट गई तो सर नहीं बनाएगा। मतलब क्या है इसमें, इसका जो है ना, इसमें लॉस्ट पार्ट नहीं आते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपने 3 हिस्सों में कट कर दिया, जिस हिस्से में उसका सर नहीं रहेगा, वो याद रखेगा, वो हिस्सा सर नहीं बनाएगा, वो बॉडी बन जाएगी पर उसमें लॉस्ट पार्ट नहीं आएंगे। ओके, अब हम लोग को पढ़ना है बडिंग ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में कैसा होता है, ईस्ट में बडिंग होता है, और ये ईस्ट वही है, ठीक है, जिससे लोग क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ये वही ईस्ट है। ओके, और ईस्ट का जो नाम है, साइंटिफिक नेम, वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, और यूनिसेलुलर फंजाई होता है ये, और रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द हेल्प्स एन आउट ग्रोथ कॉल्ड बर्ड। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये देखिए, ये यहाँ पे ईस्ट भाई साहब है, इनके ऊपर एक बर्ड निकल जाता है। बर्ड का मतलब आप ये समझिए, आपने सिंचैन देखा होगा, ठीक है, या फिर टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो उस केस में क्या होता है कि सर पे कुछ लगने के बाद भारी चीज से सर अगर टकरा जाता है, तो वहां पे एक रेड रेड आउटर ग्रोथ निकल जाता है ना, उसको बर्ड समझिए आप। तो उसी ग्रोथ से क्या होता है, उसी से वो पूरी बॉडी इनकी बन जाती है ईस्ट की। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, इनके सर में निकला कुछ, और निकलने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे इनकी बॉडी में बन गया, बहुत सारे बर्ड्स बन गए, और बर्ड्स क्या होंगे, अलग ईस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, बडिंग इन ईस्ट होता है। अब बडिंग इन हाइड्रा, ईस्ट के अलावा बडिंग जो है वो हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए, ये हाइड्रा भाई साहब है, ये देखिए हाइड्रा है, हाइड्रा में यहां पे इनको बर्ड निकला। ठीक है, तो ये बर्ड थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, और ग्रोथ होने के बाद ये हाइड्रा से अलग होकर एक
नया पूरा कंप्लीट हाइड्रा बना लेते हैं, ठीक है, और अपना जीवन यापन करते हैं। और बाद में फिर से हाइड्रा में क्या निकलेगा, बर्ड निकलेगा, और बर्ड निकलने के बाद इसी तरह उनका प्रोसेस चलता रहता है और इनका रिप्रोडक्शन होता रहता है। रीजनरेशन नेक्स्ट टॉपिक है, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में कहता है द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रीग्रो द लॉस्ट बॉडी पार्ट्स बाय रिपीटेड सेल डिवीजन इन कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, इसमें लॉस्ट बॉडी पार्ट वो लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो रीजनरेशन करते हैं वो अपना खोया हुआ बॉडी का हिस्सा वापस बना लेते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका प्लेनेरिया और हाइड्रा। याद रखिएगा, प्लेनेरिया और हाइड्रा। यहां पे देखिए रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो सबसे पहले मल्टीसेलुलर एनिमल है, उसके बाद एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि नदी तालाबों समुद्र में पाया जाता है। उसके बाद है सिंपल ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। याद रखिएगा, प्लेनेरिया एक ऐसा एनिमल है ना जो असेक्सुअली भी क्या करेगा, रिप्रोडक्शन कर सकता है, और आपका सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। यहां पे ये डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम प्लेनेरिया भाई साहब का है। और प्लेनेरिया भाई साहब यहाँ पे एक प्लेनेरिया है, इन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को 3 हिस्सों में काट लिया, ठीक है। काट क्या लिया, जैसे मान लिया हमने कर दिया, मुझे आया गुस्सा प्लेनेरिया के ऊपर, ले मैंने खच 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 काट डाला उसको। काटने के बाद क्या हुआ, अब मैं वहां बैठ कर उसको नोटिस कर रही हूं, यार ये तो अपने सारी बॉडी को क्या कर रहा है, रीजनरेट कर दे रहा है, ठीक है। रीजनरेशन का प्रोसेस के अंदर हो रहा है। यहां पे देखिए इसका सर था, इसका पेट का हिस्सा था, इसके पैर का हिस्सा था। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इनकी तीनों बॉडी बना दी, और ये तीनों बॉडी क्या हो गई, बाद में मैच्योर हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया होता है। और सेम इसी तरह हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा को आप चाहे तो कितने भी टुकड़े खच 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 काट दो, ठीक है, लेकिन उसका हर एक टुकड़ा क्या करेगा, हर एक टुकड़ा क्रांति लिखेगा, ठीक है, हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ओके। तो हाइड्रा में भी क्या होता है, रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। अब स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। अब राइजोपस की बात करते हैं, इसे हम लोग ब्रेड मोल्स कहते हैं, ठीक है। ब्रेड पे लगी हुई जो फंगस होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड मोल्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये ब्रेड मोल्स होते हैं, मल्टीसेलुलर फंजाई होते हैं और रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। ये क्या होता है, इनमें बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं और ये स्पोर्स के थ्रू ही क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन के कौन कौन से एडवांटेज हैं, याद रखिएगा, हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे आपको स्पोर फॉर्मेशन से क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन वन स्पोरेंजियम। एक स्पोरेंजियम से, ठीक है, बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और लार्ज मात्रा में, लार्ज नंबर में होते हैं, ठीक है। दे आर राउंडेड, ठीक है, सबसे पहले ये राउंड शेप में होंगे। वेरी लाइट इन वेट, बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं। एंड हेंस कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड ऑफ जर्मिनेशन। ये बहुत ही इजिली क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। स्पोर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजिली बाय एयर टू फार ऑफ प्लेस टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एट वन प्लेस। याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, हवा के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक या दूर दूर तक जा सकते हैं, ठीक है, बिना किसी कंपटीशन के। स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक वॉल्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। यहां पे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, ये वॉल होती है स्पोर्स की, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो वॉल होती है ना, इतनी थिक होती है कि ये उस स्पोर्स को डिहाइड्रेशन से बचाती है। किससे बचाती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है, और अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रखती है उसे, ठीक है, क्या रखती है, जिंदा रखती है, ओके। यहां पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्पोर फॉर्मेशन का। यहां पे जूम करके दिखाया है स्पोर्स को। यहां पे देखिए छोटे छोटे स्पोर्स हैं, छोटे छोटे स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स क्या होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और याद रखिएगा, जब तक इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं आता ना, ये स्पोर्स सालों साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, ये क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। जितनी देर तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, सालों साल तक, लाखों साल तक जिंदा रह सकते हैं ये, ओके। अब हम लोग को पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या पढ़ना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ना है हम लोग को। तो इसमें देखिए क्या है, एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट्स रिप्रोडक्शन
विथ द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। याद रखिएगा, प्लांट में असेक्सुअल प्रोपगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला नेचुरल मेथड है इसका, और आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, नेचुरल प्रोपगेशन के बारे में पढ़ना है हम लोग को, और आर्टिफिशियल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग नेचुरल के बारे में जानते हैं, टाइप ऑफ नेचुरल प्रोपगेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब इसमें क्या होता है? बाय स्टेम, क्या होता है? बाय स्टेम, बाय लीफ, बाय रूट्स। ठीक है, यानी कि तीनों के द्वारा, ठीक है, स्टेम के द्वारा, लीफ के द्वारा और रूट्स के द्वारा क्या होता है? इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, यानी कि असेक्सुअल प्रोपगेशन होता है। देखिए बाय स्टेम के थ्रू कैसे होता है, देखिए यहां पे ये बाय स्टेम है, ये देखिए ये स्टेम है यहां पे। ठीक, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये स्टेम है। ये स्टेम से क्या हुआ? एक स्टेम निकला और जमीन में जाके क्या हो गया? दब गया और रूट बना लिया, और रूट बनाने के बाद वहीं से क्या हो गया? एक नया प्लांट निकल गया। ओके, तो ये बाय स्टेम के थ्रू था। इसमें देखिए पोटैटो में भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो पोटैटो भी क्या है? एक स्टेम है। हम लोग पोटैटो क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, लेकिन पोटैटो रूट नहीं है। पोटैटो क्या है? पोटैटो स्टेम है। अब बाय लीफ देखिए, बाय लीफ के थ्रू क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, बट नेचुरल होता है। कैसे? ये लीफ है, लीफ में एक बहुत, लीफ के ऊपर ही छोटे प्लांट टाइप के स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, छोटे प्लांट टाइप के स्ट्रक्चर आ जाता है, और बाद में क्या होता है? ये उस लीफ से अलग होकर जमीन में गिर जाता है, और जमीन में गिरने के बाद वहीं से वो क्या करता है? ग्रो करने लगता है। ठीक है, और ये जो इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम है। क्या है? ब्रायोफिल्लम। और ब्रायोफिल्लम को हिंदी में कहते हैं हम लोग पत्थर चट्टा। क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा। ठीक है, ये ऐसी लीफ है, ऐसे प्लांट की लीफ है ब्रायोफिल्लम, जो क्या करती है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है। ओके, उसके बाद है बाय रूट्स। आप लोग नदी तालाब तो देखे होंगे, नदी में तो नहीं, लेकिन मोस्टली तालाब जो होते हैं ना, बड़े बड़े, ठीक है, तालाब जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इसका नाम है वाटर हाइसिंथ। क्या नाम है? वाटर हाइसिंथ। आपने देखा होगा, जो नदी को क्या करता है? पूरा ढक लेता है। ठीक है, हरा हरा जो बोलते हैं ना, घास टाइप का होता है, वो पूरा ढक लेता है, प्लांट टाइप का होता है। ओके, जलकुंभी हिंदी में बोलते हैं, उसे जलकुंभी बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है? नीचे से उसकी रूट निकलती है, निकलने के बाद वहीं से वो फिर दूसरा प्लांट ग्रो हो जाता है। और वाटर हाइसिंथ को हम लोग बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले बंगाल में आई थी, और बंगाल में जितनी भी तालाब थी, ठीक है, नदियां थी, उसको पूरा ढक ली थी। बहते जल में नहीं मिलेंगी आपको, बहुत कम मात्रा मिलेंगी, लेकिन रुके हुए आपको नदी में, रुके हुए आपको तालाब में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपको भर भर के मिलेंगी। और इन्हीं की वजह से क्या होता है? जो ये होता है ना, पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसको खींच लेती हैं, और खींचने के बाद जो उस पानी में रहने वाली मछलियां होती है ना, वो मर जाती हैं। मछलियों की मास डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या मछलियों की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको निकाल निकाल के हम लोग फेंकते रहते हैं बार बार, ताकि जल से ऑक्सीजन कम ना हो और मछलियां मरे ना। अब टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को कटिंग करना है, लेयरिंग करना है, ग्राफ्टिंग करना है। ठीक है, आर्टिफिशियल में हम लोग क्या करते हैं? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, और एक है टिश्यू कल्चर। उसके बारे में मैंने यहां पे पीपीटी नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सबसे पहले कटिंग। ये कटिंग देखिए, कटिंग में क्या होता है? हम लोग किसी भी स्टेम को कट करके मिट्टी में लगा देते हैं, जमीन में लगा देते हैं, और बाद में क्या होता है? वहीं उसी स्टेम से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, और ऐसा हम लोग मोस्टली क्या करते हैं? बरसात के सीजन में करते हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में क्या होता है? पानी अपने आप उसे मिलता रहता है। वरना अगर बाद में करना है तो हम लोग को क्या करना होता है? उसे पानी देते रहना है, खाद पानी देना होता है। ठीक है, उसके बाद लेयरिंग। लेयरिंग भी देखिए, लेयरिंग में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? प्लांट का ही एक स्टेम लेके जमीन में लगा देते हैं, और जमीन में लगाने के बाद क्या होता है? वहीं से क्या होता है? रूट निकलता है, रूट से ही नया प्लांट बन जाता है, और बाद में उस स्टेम को हम लोग क्या करते हैं? कट कर देते हैं। उसके बाद ग्राफ्टिंग है। तो ग्राफ्टिंग में देखिए क्या है? ग्राफ्टिंग में हम लोग को, जैसे इमेजिन करिए, आपको अनार के पेड़ में किसका पेड़ चाहिए? अनार छोड़िए, संतरे के पेड़ में आपको नींबू का पेड़ चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आप अनार का पेड़, ये देखिए नीचे वाला क्या है? अनार का पेड़ है। क्या है ये? अनार का पेड़। ऊपर वाला नींबू का पेड़ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप उसको इस टाइप में कट करोगे, ये नीचे वाले को इस टाइप में कट करोगे, जैसे स्टॉक कहते हैं,
और ऊपर वाले को क्या करोगे, ऊपर वाले को इस टाइप में कट करोगे आप, उसे हम लोग सियॉन कहते हैं। ठीक, इस टाइप में कट करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ के बांध दोगे। ठीक है, बहुत दिन तक बांधे रखते हैं हम लोग उसे, और बाद में क्या होता है, दोनों प्लांट आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद जब वो ग्रोथ करते हैं ना, तो याद रखिएगा आप नीचे वाले प्लांट से आप अनार या संतरा जो भी खाना है वो आप खा सकते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले प्लांट से आप लेमन खा सकते हैं। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग करना। अब मैं बात कर रहा टिश्यू कल्चर की। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम लोग किसी भी प्लांट का क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, और पार्ट लेने के बाद उसे लैब में जाके टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट ट्यूब में हम लोग उसको रख देते हैं, और उसी में ही क्या करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम डालते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हो गया खाद हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, और जेली लाइक सब्सटेंस बना लेते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करता है, आप कुछ समय बाद देखेंगे ना, उसमें क्या होता है, उस प्लांट में ग्रोथ आ जाती है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर कहते हैं। ओके, और व्हाट आर द एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो सबसे पहला है प्लांट रेज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। देखिए, जो भी प्लांट हम लोग सीड के थ्रू ग्रो करवाएंगे ना, वो बहुत ही लेट में ग्रो होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, लेट में ग्रो होंगे। बट हम लोग अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू अगर कोई प्लांट ग्रो करा रहे हैं, वो जल्दी होते हैं। ठीक है, और फ्लावर भी जल्दी आते हैं उसमें, और फ्रूट भी जल्दी आते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर इन लेस टाइम। ठीक है, प्लांट हम लोग इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर में प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा संख्या में। उसके बाद क्या है, सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना। याद रखिएगा, इस मेथड से हम लोग किसको किसको उगाते हैं, सबसे पहले बनाने को, उसके बाद ऑरेंज को, उसके बाद रोज को, उसके बाद जैस्मीन को। ठीक है, और ऐसे प्लांट जो अपने क्या कर चुके हैं, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को खो चुके हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट को हम लोग उगाते हैं। ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू द पेरेंट प्लांट। ठीक है, ऐसे जो प्लांट होते हैं जिनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उगाया जाता है, वो अपने जस्ट पेरेंट के ही समान होते हैं, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता, कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। ठीक है, कोई भी म्यूटेशन नहीं आता है। ओके, और डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ फ्रूट कैन बी मेंटेन। उनके अंदर जो डिजायरेबल कैरेक्टर है ना, वो मेंटेन रहता है फ्रूट का। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो बहुत बच्चे काफी देर से इसका वेट कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आप लोग अपना पेन पेपर और जो है ना अपना दिमाग और अपना टाइम लेके बैठिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। अगर आपको इंटरेस्ट है इस चैप्टर में, ठीक है, इस टॉपिक में, तो उस चैप्टर को, उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारे में। टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस मेल एंड फीमेल्स आर इन्वॉल्व। याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल दो सेक्स चाहिए। सबसे पहला मेल और दूसरा क्या है, फीमेल। ओके, टू पेरेंट्स चाहिए। दूसरा क्या है, गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। गैमीट फॉर्मेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए एक अलग अलग जगह होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स DNA as well as cellular apparatus of two different organisms which promotes diversity of characters in the offspring। याद रखें, डीएनए ही ऐसा हमारे अंदर जो होता है ना, डीएनए ही होता है जो क्या करता है, जो कैरेक्टर को डिसाइड करता है। ठीक है, ये आप जो है आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, फिर 12th में पढ़ेंगे, काफी अच्छे डिटेल में है। अगर आप नीट करेंगे तो याद रखिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन आपको नॉलेज होने वाला है डीएनए के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस और इवेंट्स। याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 3 कौन कौन से हो गए, प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या है आपका फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक गैमेटोजेनेसिस, इसका मतलब है कि गैमीट
फॉर्मेशन होना, ठीक है, क्या होना, गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि जहां गैमेट बने, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका गैमेट ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स क्या कहलाएगा, गैमेट ट्रांसफर कहलाएगा। अब हम लोग ये तो पढ़ लिए हैं, पर सर आपने ये नहीं बताया कि गैमेट्स क्या होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, गैमेट्स को हम लोग गैमेट्स के नाम से जानते ही हैं, साथ में उसको हम लोग कहते हैं सेक्स सेल, क्या कहते हैं, सेक्स सेल भी कहते हैं और जर्म सेल भी कहते हैं, ठीक है। गैमेट्स को हम लोग दो और नाम से जानते हैं, पहला सेक्स सेल, दूसरा जर्म सेल, ओके। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड सेल विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, करते हैं, ठीक है, रोल अदा करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेट का जब भी फॉर्मेशन होगा ना उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। याद रखिएगा, फर्स्ट प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड प्रोसेस है गैमेट ट्रांसफर, ओके। अब देखिए मेल की बॉडी में अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। मेल की बॉडी में अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बट वहीं अगर फीमेल की बॉडी में एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग oogenesis कहते हैं, ठीक है। मेल की बॉडी में अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल की बॉडी में अगर एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, oogenesis। ये देखिए मेरे पीछे जो डायग्राम है वो स्पर्म का डायग्राम है, आप लोग देख लीजिए और इसको अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर स्पर्म के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना पूछे, आप क्या करोगे, आप डायग्राम बना के आओगे। बहुत सुंदर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप एक रफली डायग्राम बनाइए, रफली डायग्राम बना लीजिए। वो मुश्किल से मुश्किल हम कह रहे हैं आपको 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लगेगा बस, ठीक है। तो आपको उतना कंप्लीट कर दीजिए आप, बस आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ओवम, अब ये पीछे जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो ओवम का है, ठीक है। इस डायग्राम को भी आप देख लीजिए, इन फ्यूचर आपको काम ही आएगा, ठीक है। जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे, ये ओवम का डायग्राम है, ठीक है। और याद रखिएगा जो आपका स्पर्म है ना वो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए स्पर्म जो है ना ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ओके। और ये अगर ओवम की बात करें तो ओवम जो है ह्यूमन बॉडी में सबसे बिगेस्ट सेल है, ठीक है, सॉरी बिगेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में। अब बात करते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस क्या होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा ना तो उस समय क्या होता है, उस समय क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं हमारी बॉडी में गैमीट का फॉर्मेशन। यानी कि मैं मेल हूं, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन जब भी होगा तो उस समय जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम 46 है ना वो हमारे गैमीट में कितने रह जाएंगे, 23 हो जाएंगे, यानी कि हाफ हो जाएगा। उसी तरह सेम फीमेल में भी होता है, फीमेल की बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम है तो उनके गैमीट जो है यानी कि ओवम जो है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, उसमें 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, इन दिस द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट हाफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते हैं, ठीक। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते हैं तो वो माइटोसिस डिवीजन करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी में अगर चोट लग गया है तो सेल आपस में डिवाइड कर करके क्या करेंगे, उस घाव को भर देंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है वो अपना अलग ही रूल चला रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है। इसमें क्या होगा, अब जैसे हमारा बच्चा है, ठीक है, एक बेबी है, छोटा तो है ना, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, उसके अंदर सेल डिवाइड हो रहा है, बार बार हो रहा है, सेल डिवाइड हो के क्या कर रहा है, सेल अपनी संख्या बढ़ा रहा है और बच्चे को बड़ा कर दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं मेल गैमिट और फीमेल गैमिट में डिफरेंस की बात करते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 8th में पढ़ा होगा। तो यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, मेल गैमिट की बात करते हैं तो स्मॉल इन साइज, ठीक है, साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ओके। और फीमेल गैमिट जो है वो लार्ज इन साइज, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ओके। तो याद रखिएगा जो ओवम है, फीमेल गैमिट है, वो लार्ज होता है और स्पर्म जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल। उसके बाद क्या है, स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है। इसका मतलब, मोटाइल का मतलब है कैन मूव कर सकते हैं वो, आपने देखा होगा स्पर्म को वीडियो में, ठीक है, वो मूव करते हुए जाता है। तो स्पर्म क्या होता है,
वो मोटाइल होता है। अब फीमेल गैमेट की बात करें, ये नॉन मोटाइल, ये बस आलसियों की तरह ऐसे पड़े होते हैं, बाद में स्पर्म आता है इनके अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो फर्टिलाइज कर देता है। ओके, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बाद में आगे जाके डेवलप होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, चाइल्ड या बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब फीमेल जो गैमेट होता है वो कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल, इसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड होता है। क्या होता है, रिजर्व फूड होता है इनके अंदर। ओके, बट स्पर्म के अंदर रिजर्व फूड नहीं होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अब हम लोग को बात करना है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। और फ्लावरिंग प्लांट में यानी प्लांट में भी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है, सच प्लांट विच हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, याद रखिएगा कि 5 टाइप के प्लांट होते हैं। कितने टाइप के, 5 टाइप के प्लांट होते हैं। पहला एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इन पांचों में से 4 जो होते हैं ना, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। बस एक ऐसा प्लांट है जो क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, वो है हमारा एंजियोस्पर्म प्लांट। क्या होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट। उसके बाद क्या है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट का। हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर को क्या करते हैं, किसी को देने के काम में लेते हैं, देते हैं ना, बोलते हैं ना, विल यू मैरी मी, बोलते हैं ना। उसी तरह याद रखिएगा, फ्लावर का यूज हम लोग क्या करते हैं, क्या नाम, भगवान को चढ़ाने, फूलों की चादर चढ़ाते हैं मजार में। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, नेताओं को पहनाते हैं। ठीक है, या फिर किसी को पहनाते हैं। शादी ब्याह पार्टी में आपने देखा है ना, एक दूसरे को लेके ऐसे जयमाल डालते हैं, तो फ्लावर का यूज करते हैं। बट फ्लावर का ये सब यूज नहीं है। हम लोग को अच्छा लगता है फ्लावर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अपने श्रद्धा से इधर उधर चढ़ाते रहते हैं। ठीक है, बट याद रखिए, फ्लावर क्या है, फ्लावर एंजियोस्पर्म प्लांट का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, वो अगर फ्लावर नहीं रहेगा तो याद रखिएगा, प्लांट क्या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म प्लांट की बात मैं कर रहा हूं। ये आपका फ्लावर आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए आप। सबसे पहला आपको पढ़ना है ये सेपल। ठीक है, सेपल क्या होता है, आपने फ्लावर देखा, फ्लावर के जो सबसे नीचे ऐसे पंखुड़ी होती है ना, ग्रीन ग्रीन टाइप की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेपल। ठीक है, सेपल के बाद पेटल की बात करते हैं, तो पेटल जो रेड रेड कलर का आप देखे ना, तो रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है, बहुत सारे कलर के होते हैं पंखुड़ियां, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पेटल कहते हैं। और नीचे का जो ग्रीन हिस्सा है ना, सबसे पहले क्या होता है, जो फ्लावर होता है कली होता है। ठीक, कली जो होता है आप देखे होंगे ग्रीन कलर से ढका होता है, ग्रीन कलर की पंखुड़ी से ढका होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं सेपल। और जब वो खुलता है ना, तो उसके अंदर रेड कलर का रहता है, जो उससे हम लोग कहते हैं, पंखुड़ी जो रहता है उसे क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। और पेटल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता है ऐसा, ठीक है, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, वो हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं, हम लोग एंथर। ठीक है, पूरे का नाम बताऊं, पूरे का नाम होता है स्टेमन। अभी उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फीमेल पार्ट जो होती है उसे स्टिग्मा कहेंगे, उसके गर्दन को हम लोग स्टाइल कहेंगे। ठीक है, और बीच का जो हिस्सा है वो ओवरी कहते हैं। इनके बारे में एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, अब डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें क्या है, ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है, बाइसेक्सुअल। इसका मतलब क्या है, इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग फीमेल पार्ट को बाहर निकालेंगे और उसके बारे में देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो आपको दिख रहा होगा, वो स्टिग्मा होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन आता है ना, यहीं पे आके चिपक जाता है। इसकी जो ऊपर का सरफेस ना स्टिकी टाइप का होता है, कुछ कुछ चिपचिपा टाइप का होता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं। उसके बाद इसकी जो गर्दन होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल, यानी कि उसकी गर्दन का हिस्सा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टाइल कहेंगे। उसके बाद इसके बीच का हिस्सा है ना, बड़ा हिस्सा फूला हुआ, उसे हम लोग ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर क्या पाया जाएगा, ओवरी के अंदर पाया जाएगा आपका ओव्यूल। क्या पाया जाएगा, ओव्यूल पाया जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम था ना फ्लावर का, ये डायग्राम आपने निकाला। ठीक है, ये डायग्राम आपने निकाला और इसको जूम कर दिया। याद रखिएगा, जो डंडी का हिस्सा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिलामेंट। जो ऊपर का हिस्सा है उसे कहेंगे एंथर। और दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, स्टेमन बन जाता है। क्या बन जाते हैं,
स्टेमन बन जाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फ्लावर पार्ट एंड फंक्शन। ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में हम लोग अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ज्यादा नहीं पर थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ज्यादा आपका क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें काफी अच्छा डिटेल में आपको बताया गया है। अभी यहां पे हम लोग को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है। सबसे पहला पेडेंकल, ठीक है, द स्टॉक ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्या होता है पेडेंकल, द स्टॉक ऑफ फ्लावर। आपने देखा होगा कि फ्लावर को जहां से हम लोग पकड़ते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं पेडेंकल। ठीक है, उसे द स्टॉक ऑफ ए फ्लावर कहते हैं। उसके रेसिप्टल्स, द पार्ट ऑफ ए फ्लावर स्टॉक वेयर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अटैच। ठीक है, वहां का पार्ट जहां पे फ्लावर अटैच होता है उसे हम लोग रिसेप्टल्स कहते हैं। और थर्ड पॉइंट है सेपल। सेपल क्या होता है, द आउटर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ओपन ग्रीन एंड लीफ लाइक दैट इनक्लोज अ डेवलपिंग बड। ठीक है, जब भी जो बड होती है, बंद होती है ना, तो बंद बड में क्या होता है, वो ग्रीन पार्ट जो होता है ना, वही आपका कहलाती है सेपल। अब पेटल मैंने बताया था, पेटल का जो भाग है, द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर यूजुअली विथ अ सिलेंडर फिलामेंट सपोर्टिंग द एंथर। ठीक है, वो पंखुड़ी की बात कर रहा है और वो क्या करता है, एंथर को और ओवरी को सपोर्ट करता है। ओके, अब एंथर की बात करते हैं, तो एंथर क्या होता है, द पार्ट ऑफ द स्टेमन वेयर पोलन इन प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोलन जहां पे प्रोड्यूस होता है ना, वही आपका एंथर कहलाता है। पिस्टिल की बात करें, पिस्टिल और कार्पल, दो वर्ड आप सुनेंगे, पिस्टिल एंड कार्पल, दोनों सेम नाम ही है और सेम के बारे में बताता भी है। द ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, फ्लावर में जहां पे ओव्यूल प्रोड्यूस होता है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। दे ओवरी ओपन सपोर्ट्स लॉन्ग स्टाइल हैपेंड बाय स्टिग्मा। द मैच्योर ओवरी इज अ फ्रूट एंड मैच्योर ओवल इज सीड। याद रखिएगा, इसमें जो मैच्योर हो जाएगी ना ओवरी, वही आगे जाके क्या बनेगी, फ्रूट बनेगी। और ओव्यूल अगर मैच्योर हो जाता है तो वो आगे जाके सीड बनता है। ठीक है, ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी कन्वर्ट होती है आपका फ्रूट में, और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है आपका सीड में। अब बात करते हैं स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा द पार्ट ऑफ द पिस्टिल वेयर पोलन जर्मिनेट। ठीक है, स्टिग्मा मैंने बताया था ना, स्टिकी सरफेस होता है जहां पे आके क्या होता है, जहां पे आके पोलन ग्रेन चिपक जाता है। ठीक है, वहीं से पोलन ग्रेन जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। और ओवरी द एनलार्ज बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल वेयर ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फूला हुआ पार्ट। ठीक है, ओवरी जो होती है वो क्या होती है, वो पिस्टिल का फूला हुआ पार्ट होती है जहां पे ओव्यूल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं पोलन की, तो मेल गैमीट्स कंटेन्स हाफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्लांट। पोलन क्या होता है, पोलन ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो मेल पार्ट होता है। ठीक है, कैसा होता है, मेल पार्ट होता है, और ये इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो जाके देगा किसको, फीमेल पार्ट को देगा, और फिर वहीं से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात कर लेते हैं कि फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। तो फ्लावर देखिएगा, बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, टू टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में भी टू टाइप का होता है, पहला स्टेमिनेट फ्लावर, दूसरा पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, मैं भी आपको डायग्राम की हेल्प से इसको आपको क्लियर करूंगा। देखिए, यहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात है, यहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम है। इसमें देखिए आप, इसमें ये पार्ट जो है ये आपका, ये देखिए ये पार्ट है क्या है, मेल है, और ये पार्ट जो है वो फीमेल है। ठीक है, ये कैसा पार्ट है, फीमेल। तो इसमें दोनों सेक्सेस हैं, पहला क्या है आपका मेल पार्ट, दूसरा फीमेल पार्ट। ओके, तो ये बाइसेक्सुअल। इसका एग्जांपल आपका क्या है, हिबिस्कस, जिसे हम लोग चाइना रोज कहते हैं, मस्टर्ड, पी, कुकुम्बर, पंपकिन। ठीक है, ये सारे जो है ना बाइसेक्सुअल फ्लावर इनमें पाए जाएंगे। किसमें, हिबिस्कस में, मस्टर्ड में, पी में, कुकुम्बर में और पंपकिन में। ठीक है, उसके बाद स्टेमिनेट फ्लावर, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें केवल और केवल स्टेमिन पाया जाता है, यानी कि मेल पार्ट पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। और इसका एग्जांपल है आपका पपाया और वाटरमेलन। क्या है, पपाया और वाटरमेलन। क्या क्या है, पपाया और वाटरमेलन। ओके, थर्ड है आपका पिस्टिलेट फ्लावर। तो पिस्टिलेट फ्लावर मतलब जिसमें केवल और केवल फीमेल पार्ट ही पाया जाए। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल है क्राइजेंथेमम, कुकुम्बर और एग प्लांट। एग प्लांट को हम लोग कहते हैं ब्रिंजल, ठीक है, याद रखिएगा। एग प्लांट को हम लोग कहते हैं ब्रिंजल, ठीक है, बैंगन, बैंगन, ठीक है। उसके बाद है पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और अदर फ्लावर। पॉलिनेशन क्या होता है? एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या फिर सेम प्लांट में ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। कहां पे? एंथर टू स्टिग्मा। एंथर उड़ा, यहां पे देखिए डायग्राम है, यहां पे देखिए, यहां से प्लांट ने क्या किया, सॉरी, ये जो आपका हनी बी है, इसने पॉलन को चुराया और चुराने के बाद इस प्लांट के ओवरी में जाके डाल दिया, ठीक है, स्टिग्मा में जाके डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है? यही है आपका पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और अदर फ्लावर, ठीक है। ट्रांसफर याद रखिएगा, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा, ओके। अब पॉलिनेशन कैन अकर्स वाया, पॉलिनेशन जो होता है किसके किसके थ्रू हो सकता है? यहां पे दिया हुआ है बाय एयर, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट्स और बाय बर्ड्स, ठीक है। हवा के द्वारा पॉलन ग्रेन बहुत हल्के होते हैं, ठीक है, वो हवा के द्वारा उड़ जाते हैं। उसके बाद वाटर के द्वारा होते हैं, पानी में तैर के, ठीक है, अपने फीमेल पार्टनर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद है बाय इंसेक्ट, मधुमक्खी आती है फ्लावर में, उसका रस चूसती है, उसके पैरों में क्या होता है, पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, फिर अदर फ्लावर में जाती है तो वहां के ओवरी में क्या होता है, वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, ओके। बाय बर्ड्स, बर्ड्स आई कुछ खाने पीने या फिर कुछ उनके चोंच में, उनकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद फिर वो अदर अपने फीमेल पार्टनर पे जाके वो गिर जाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो टू टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। टू टाइप के पॉलिनेशन है आपके सिलेबस में, एक सेल्फ, एक क्रॉस। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, देखिएगा, when the pollen grains of a flower reaches the stigma of the same flower or the stigma of another flower located on the same plant, it is called self pollination, ठीक है। मान लीजिए ये प्लांट है, क्या है, प्लांट है, और ये ऊपर का हिस्सा फ्लावर है, इसी में क्या होगा, इसी में बाइसेक्सुअल फ्लावर है अगर, ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये क्या होंगे, आपस में ही दोनों खिचड़ी पका लेंगे और इनके अंदर क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। और यहां पे मान लीजिए एक और फ्लावर है, तो हो सकता है कि इसका पॉलन ग्रेन आके इस स्टिग्मा पे चिपक जाए, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन तब भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो प्लांट एक ही है, क्या है, प्लांट एक ही है। अगर एक ही प्लांट में दो फ्लावर हैं, ठीक है, अलग अलग, तो उसमें अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं। यहां पे आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में ये मेल पार्ट है, ठीक है, और ये फीमेल पार्ट है, तो यहां का पॉलन ग्रेन उड़ के इसके स्टिग्मा पे जाके चिपक रहा है, ओके। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्या बात करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या लिख रहा है, when the pollen grains of a flower reaches the stigma of the flower located on the plant of the same species, it is called cross pollination, okay, टंग ट्विस्टिंग। और ठीक है, यहां पे देखिए दो अलग अलग प्लांट हैं, ठीक है, दो अलग अलग फ्लावर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक प्लांट से एंथर उड़ा, सॉरी एंथर बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन उड़ा और उड़ने के बाद जाके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाके चिपक गया, ठीक है। तो यही कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट अलग होगा, ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट एक ही होगा। अब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इसमें बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो यहां पे मैंने एक आपको टॉपिक यहां पे बता दिया है कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रीचिंग द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। याद रखिए, मैंने बता चुका हूं, पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होगा ना स्टिग्मा टू स्टेमन टू स्टिग्मा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनेशन कहलाता है। बट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि इसमें क्या होता है, जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है,
और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज मोस्टली डन बाय इंसेक्ट्स, किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, बर्ड्स के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो डन होता है। बट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द वर्क ऑफ कैरिंग द मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट्स इज परफॉर्म बाय द पॉलन ट्यूब। कहां पे, पॉलन ट्यूब में होता है। मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है, आपस में पॉलन ट्यूब में मिलेंगे, पॉलन ट्यूब में मिलते हैं और मिलने के बाद वहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, द एक्शन टेक्स प्लेस बिफोर द फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक्शन फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है। इसमें द एक्शन अकर्स आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद ही होता है, जितना टाइम पॉलिनेशन में लगता है। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंस। ठीक है, अगर आप लोग के पास टाइम है और कुछ करना चाहते हो तो याद रखना, अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को आप कमेंट में टाइप कर दो। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा नहीं, दो दो आप पॉइंट लिखना बस बहुत है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, मैं इस टॉपिक को रहने देता हूं, नहीं पढ़ाता हूं, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा नहीं, 2 पॉइंट लिखिएगा आप लोग। अब आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, आप देखिए, pollen grain containing lands on the surface of stigma after pollination। ठीक है, स्टिग्मा के सरफेस पे आ जाते हैं pollen grains, उसके बाद pollen grains germinate and starts forming pollen tube। ठीक है, pollen grains क्या बनाते हैं, pollen tube बनाएंगे, फिर pollen grain discharge male gamete into pollen tube। pollen tube में ही जो होगा pollen grain क्या करेंगे, male gamete को discharge कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, pollen tube reaches ovary and enters into ovule where is finally released male gamete। ठीक है, और इसी pollen tube से होते हुए जो मेल गैमेट है वो आपका ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद है मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी कि तब उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन इनसाइड ओव्यूल एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका जाइगोट बन जाता है। ये देखिए, ये आपका ओवरी है, पॉलन ग्रेन यहां पे आया, और यहां पे आने के बाद क्या बनाया, ये पॉलन ट्यूब बना लिया। ठीक है, पॉलन ट्यूब में ये यहां पे 2 मेल गैमेट हैं, और ये मेल गैमेट होते हुए पॉलन ट्यूब से यहां पे जाके ओव्यूल में जाके क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनते हैं। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं वो देख लीजिए आप। जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है, जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट मल्टीपल टाइम क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो बना देता है। ठीक है, द ओव्यूल डेवलप्स अ ट्रू कोट एंड चेंजेस इनटू सीड। ठीक है, ओव्यूल जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपेंस। ठीक है, क्या होती है, ओवरी जो होती है वो फूल जाती है, और फूलने के बाद पक जाती है। ठीक है, और पकने के बाद वो फ्रूट का एक रूप ले लेती है। उसके बाद है पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, सिवल एंड फॉल अप। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सब सूख जाते हैं और सूखने के बाद गिर जाते हैं। ठीक है, क्या क्या, पेटल, सेपल, स्टेमन और स्टाइल, केवल बचता है तो केवल फ्रूट, बाकी सब सूख के झड़ जाते हैं। देखिए यहां पे फ्लावर है, फ्लावर के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पे फ्रूट बन गया, जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाएगी, और ओव्यूल जो है वो सीड बन जाएगा। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में का जो प्रोसेस है ना वो फ्रूट पे जाके ही एंड होता है। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीडिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन इज नोन एज जर्मिनेशन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सीड की बात करते हैं तो सीड जो होता है आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सीड कोट, एम्ब्रियो और कोटलेडॉन। एम्ब्रियो के जो 2 हिस्से होते हैं, एक प्लीम्यूल एक रेडिकल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं हम लोग। यहां पे सीड कोट जो क्या करता है, टू प्रोटेक्ट द सीड, सीड को क्या करेगा, सीड कोट मतलब कि आपने सीड देखा होगा, सीड के ऊपर एक
हार्ड कवर देखा होगा, ठीक है। हार्ड कवर का काम क्या होता है, सीड को अंदर जो सीड बैठा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अभी आम का सीजन होगा तो आप देखिएगा, या फिर अभी जिसका भी सीजन हो फ्रूट का, तो आप उस फ्रूट को देखिएगा, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है सीड के ऊपर, और उस हार्ड कवरिंग को जब आप छीलोगे ना, उस हार्ड कवरिंग को जब आप हटाओगे, उसमें देखना उसमें ओरिजिनल सीड वही होता है, ओके। उसके बाद प्लीम्यूल की बात करते हैं। प्लीम्यूल इज आवर फ्यूचर सूट, ठीक है। प्लीम्यूल क्या है, हमारे फ्यूचर का स्टेम है। क्या है, फ्यूचर का स्टेम है। और रेडिकल की बात करें तो रेडिकल क्या है, रेडिकल इज आवर फ्यूचर रूट। रेडिकल क्या है, हमारे फ्यूचर का जो है वो रूट है। उसके बाद बात करें कोटिलिडॉन, नरिशमेंट टू डिवाइडिंग सेल ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो का जो डिवाइडिंग सेल है ना, उसको नरिशमेंट देने का काम करती है, ठीक है। जिस फेज में एम्ब्रियो का जो सेल है वो डिवाइड हो रही होती है, उसको क्या करती है, नरिशमेंट देती है कोटिलिडॉन। यहां पे देखिए, यहां पे आपको एक डायग्राम दिखा होगा, चना आपने देखा, चना चना देखा होगा, चना को बीच से आप क्या कर दीजिए, फाड़ दीजिए, ठीक है। चने को हो गया, या फिर काबुली चना आपने देखा होगा, मटर है, मटर देखा होगा, मटर को आप फाड़ दीजिए, ठीक है। मटर के जो दो हिस्से हो गए ना किनारे किनारे, ये देखिए दो हिस्से हो गए, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कहा गया, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों, अरे यार, ये दोनों कोटिलिडॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोटिलिडॉन कहलाएंगे। और ऊपर का जो हिस्सा होगा ना इसमें, वो प्लीम्यूल होगा ये, और नीचे का रेडिकल होगा। ये हमारा फ्यूचर सूट है, ये हमारा फ्यूचर रूट है, ओके। ऊपर का हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्लीम्यूल कहलाएगा, और नीचे का हिस्सा जो है वो रेडिकल कहलाएगा। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, अब ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ओके। देयर आर मेनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉयज, ठीक है। जब जो बॉयज है ना प्यूबर्टी के टाइम में आ जाता है, प्यूबर्टी मतलब जब वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, प्यूबर्टी एज में होता है, तो उस समय उसके अंदर बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं। और प्यूबर्टी एज कब आता है, 12 से 14 ईयर्स के बीच में, ठीक है। बॉयज का 12 से 14 ईयर्स के बीच में क्या होता है, प्यूबर्टी एज होता है। और इस एज में बहुत सारे डेवलपमेंट आते हैं बॉयज के एक बॉडी में, देखते हैं। ड्यू टू द चेंज इन द साइज ऑफ बोन्स द चेस्ट एंड शोल्डर्स बिकम्स ब्रॉड एंड वाइड, ठीक है। जो लड़का होता है एक, उसके जो आपके शोल्डर्स है ना वो चौड़े हो जाते हैं, उसके बोन्स के साइज जो होते हैं ना वो थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, द वॉइस बिकम हैवी, वॉइस क्या हो जाती है, उनकी थोड़ी भारी हो जाती है। द बॉडी बिकम्स स्ट्रांग एंड सेपली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। बॉडी में, बॉयज के बॉडी में क्या होता है, मसल्स आ जाता है, जिसके उससे उनकी बॉडी एक शेप में आ जाती है, ओके। स्पर्म बिगिंस टू फॉर्म इन द टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्म बनने लगता है। उसके बाद है जेनिटल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ एग्जांपल हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग ऑन द चेस्ट, फेस, आर्मपिट्स एटसेट्रा, ठीक है। कहां कहां पे बाल आने स्टार्ट हो, जेनिटल पार्ट्स पे बाल आ जाते हैं, ठीक है, और चेस्ट पे बाल आ जाते हैं, आर्मपिट्स यानी कि अंडर आर्म्स के पास बाल आ जाते हैं, ठीक है, और फेस पे उनके दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाती हैं। There is an increase in the size and shape of the testicular sac and penis, ठीक है। टेस्टिकुलर सैक है, उनके शेप और साइज में भी डिफरेंस आ जाता है, एंड पेनिस में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। द स्किन बिकम्स ऑयली, उनकी स्किन कैसे हो जाती है, उनकी स्किन ऑयली हो जाती है। ऑल द चेंजेस इन बॉयज आर ड्यू टू द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा मेल सेक्स हार्मोन, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, और एक नंबर में पूछा जाता है कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो आप बताएंगे कि मेल सेक्स हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, और इसी की वजह से ये सारे चेंजमेंट आते हैं, ठीक है। दाढ़ी मूंछ का आना, वॉइस का भारी हो जाना है, ठीक है, ठीक है। ये सारे चेंजमेंट किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन के कारण आ जाते हैं। उसके बाद मेनी कैरेक्टर्स टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन गर्ल्स विच आर एज फॉलो, ठीक है। प्यूबर्टी की एज जब भी आती है गर्ल्स में, उनके अंदर भी कुछ चेंजमेंट होता है। और प्यूबर्टी की एज कब आती है गर्ल्स में, वो देखिए 11 to 13 ईयर्स, याद रखिएगा बॉयज से 1 साल पहले या 2 साल पहले आ जाती है, ठीक है, 11 to 13 ईयर्स के बीच में। तो इसमें क्या है, सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस आल्सो टेक प्लेस इन गर्ल्स, ठीक है। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट होते हैं गर्ल्स के अंदर। सेकंड है द साइज ऑफ द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना बिगिंस टू इंक्रीज, ठीक है। ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना, इन तीनों के साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है उनकी बॉडी में। द वॉइस बिकम सॉफ्ट एंड
मेलोडियस, ठीक है, उनकी उनकी आवाज पतली रहती है और सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद क्या है, द पेल्विक ग्रिडल, यानी कि उनका जो कमर के आसपास का हिस्सा है ना, और बटक्स जो है, ठीक है, जिसे हम लोग हिप्स कहते हैं, हिप्स का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें इन फ्यूचर, ठीक है, पेट में अपने बच्चा रखना है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, पेल्विक जो गर्डल होता है वो चौड़ा हो जाता है और हिप्स बाहर आ जाते हैं। हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द मिडिल ऑफ द थाइज एंड ऑन द जेनिटल्स, ठीक है, थाइज के आसपास, आर्मपिट्स में यानी कि अंडर आर्म्स में उनके क्या होते हैं, हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जेनिटल पार्ट्स पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स कहते हैं, वो गर्ल्स में स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ऑल द चेंजेस इन गर्ल्स आर ड्यू टू द फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये सब सारे चेंजमेंट जो होते हैं ना फीमेल में, जो होता है हार्मोन्स होते हैं, दो हार्मोन्स जिसे हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं, एक आपका एस्ट्रोजन, एक आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इन्हीं दोनों की वजह से आते हैं। जिस तरह बॉयज में टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रहा था ना, उसी तरह फीमेल में भी क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही ये सारे चेंजमेंट होते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम लोग किस किस के बारे में पढ़ना है, टेस्टिस के बारे में पढ़ना है, वॉश डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, सेमाइनल वेसिकल के बारे में पढ़ना है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, यूरेथ्रा और पेनिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं। बाकी आपका क्लास 12th का सेकंड चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका फुल डिटेल में मिलेगा और काफी जबरदस्त तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग के एनसीईआरटी में जितनी है उतना हम लोग पढ़ के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये देखिए ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर है, ये सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है, और ये टेस्टिस है, ये सब टेस्टिस है, और उसके बाद ये पेनिस है, ठीक है, और ये वॉश डिफरेंस है। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा आपकी बुक में है नहीं, जितना मैंने आपको ये पढ़ाया उतना ही अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को आप एक दो बार अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्टली टाइम आता ही आता है, इस बार भी आने के चांसेस हैं, तो आप लोग इसे पढ़ लेना। सबसे पहले पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस का क्या काम है, प्रोड्यूस स्पर्म सेल, ठीक है, क्या करेगा, प्रोड्यूस स्पर्म सेल का प्रोड्यूस करेगा स्पर्म सेल को, उसके बाद प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। वॉश डिफरेंस के बारे में बात करें, कम्स स्पर्म फ्रॉम द एपिडर्मिस टू इट्स जंक्शन विद द यूरेथ्रा। वॉश डिफरेंस से ही होते हुए क्या होगा, स्पर्म जो है यूरेथ्रा तक पहुंचता है, ओके। सेमाइनल वेसिकल की बात करते हैं तो सिक्रीट्स फ्रक्टोज इनटू द सीमेन, ठीक है, ये क्या करेगा, फ्रक्टोज को सिक्रीट्स करता है, विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पर्म, ठीक है, और यही जो फ्रक्टोज है ना वो फलों में पाए जाने वाला शुगर है, ठीक है, जो फ्रूट्स में शुगर पाया जाता है ना, फ्रक्टोज शुगर होता है, वो हमारे स्पर्म में पाया जाता है, ठीक। तो विच प्रोवाइड्स क्या काम करेगा, वो एनर्जी देने का काम करता है, किसको, स्पर्म को। उसके बाद क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में सिक्रीट्स एन अल्कलाइन बफर इनटू द स्पर्म टू प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द वेजाइना। वेजाइना के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है ना, उससे स्पर्म को बचाने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, एल्कलाइन, ठीक है, क्या सिक्रीट करता है, एल्कलाइन सिक्रीट करता है। उसके बाद यूरेथ्रा की बात करते हैं, तो यूरेथ्रा में कैरीज सीमेन ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ठीक है, इजैकुलेशन के टाइम पे सीमेन को कैरीज करता है, और कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटर्नल ऑफ द बॉडी, ठीक है। यूरेथ्रा जो होता है वो पेनिस के अंदर जो नली पाई जाती है ना, उसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा क्या करता है आपका इजैकुलेशन के टाइम पे, ठीक है, यानी कि इजैकुलेशन मतलब जब स्पर्म निकलने वाला होता है तो उस टाइम पे स्पर्म को लाने का काम करता है बाहर, और क्या करेगा, आपका यूरिन को भी लाने का काम करता है, ठीक है। यूरिन के लिए कोई अलग से पॉइंट नहीं होता है मेल की बॉडी में, यूरेथ्रा से ही आपका स्पर्म भी रिलीज होगा और यूरेथ्रा से ही आपका यूरिन भी रिलीज होता है, ओके। पेनिस, अब बात करते हैं पेनिस की।
टू डिपोजिट स्पर्म इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग इजैकुलेशन और कंटेन्स द यूरेथ्रा। ठीक है, याद रखिएगा पेनिस के ही थ्रू, याद रखिएगा, स्पर्म जो होता है फीमेल के वेजाइना में जाता है। ठीक है, और स्पर्म को कंटेन करने का काम करता है, स्पर्म को। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है ओवरीज के बारे में, फिर फैलोपियन ट्यूब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, फिर उसके बाद पढ़ना है यूट्रस के बारे में जिसे हम लोग वोम कहते हैं, क्या कहते हैं, वोम कहते हैं, उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना। ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आप पीछे डायग्राम देख लीजिए, यही है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, देखिएगा, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये हिस्सा ओवरी है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। वेजाइना आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद सर्विक्स होता है, उसके बाद यूट्रस होगा, उसके बाद ओवरी होगा, उसके बाद आपका ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होता है। ओके, अब बात करते हैं ओवरीज के बारे में। प्रोड्यूस द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहीं पे आपका ओवरी से ही क्या निकलता है, आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और साइट ऑफ ओवम भी है, यानी कि यहीं पे क्या होता है, यहीं पे आपका ओवम बनता है और निकलता है यहीं से। फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट्स, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कैरी द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब भी क्या करेगा, ओवरी से ओवम को कलेक्ट करने का काम करेगा, और वहीं पे आके फैलोपियन ट्यूब में ही ओवम जो है वो आकर स्पर्म का वेट करता है। ठीक है, यूजुअली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और यहीं पे क्या है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, यानी कि स्पर्म आता है यहीं पे आके ओवरी को फर्टिलाइज करेगा। यूट्रस की बात करते हैं, पियर शेप्ड ऑर्गन, याद रखिएगा, पियर मतलब नाशपाती होता है, नाशपाती को उल्टा कर दो, इन्वर्टेड पियर शेप बोलते हैं इसे। ठीक है, पियर शेप ऑर्गन होता है हमारा यूट्रस, विच द एम्ब्रियो एंड फीटस डेवलप, यहीं पे क्या होता है, एम्ब्रियो और फीटस डेवलप होता है, इन्वॉल्व्ड इन द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, यूट्रस में क्या होता है, 3 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक कौन सी होती है, एक भूल गया मैं। ठीक है, 3 लेयर होती हैं। तो ये तीनों लेयर में जो एंडोमेट्रियम होती है ना, वो क्या करती है, वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है। सर्विक्स की बात करते हैं, सेपरेट द वेजाइना फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, वेजाइना और यूट्रस को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। ये क्या करती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस को होल्ड करने का काम करती है, और डिलेट्स ड्यूरिंग बर्थ टू अलाउ द फीटस टू लीव द यूट्रस। और सर्विक्स क्या करती है, बाद में फैल कर, ठीक है, बेबी के बर्थ में हेल्प करती है। वेजाइना एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोवाइड्स अ पैसेज वे फॉर स्पर्म एंड मेंस्ट्रुएशन फ्लो, यहीं से क्या होता है, स्पर्म अंदर जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो ब्लड आता है उसको बाहर निकलता है। फंक्शन एज द बर्थ कैनल। ठीक है, बर्थ कैनल के थ्रू क्या करता है, ये बर्थ कैनल जहां से बच्चे बाहर आते हैं, ठीक है, उसके क्या नाम है, उसी के थ्रू काम करता है वो। उसके बाद क्या है, हाउ डज एम्ब्रियो फीटस गेट्स न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो है या फीटस जिसे हम लोग कहेंगे, वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। यहां पे क्या लिखा है, विलाई ऑन प्लेसेंटा, जिसे हम लोग एम्ब्रियो साइड करते हैं, प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर, याद रखिएगा, हम जो बच्चा होता है ना वो प्लेसेंटा से अटैच होता है। ठीक है, एक ट्यूब, उसके जो बोलते हैं ना एम्ब्लिकल कॉर्ड, एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से अटैच होता है, वहीं से वो क्या करेगा, आपका वो न्यूट्रिशन लेता है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए मदर के थ्रू जाएगा। कैसे जाएगा मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। वेस्ट द पास फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द मदर थ्रू द प्लेसेंटा, मदर में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है जो बच्चे के एम्ब्लिकल कॉर्ड से अटैच होता है, और उसी के थ्रू क्या होता है, बच्चे को ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई होता है। यहां पे आप डायग्राम देखिए पीछे, ये जो पार्ट है ना,
यही प्लेसेंटा है जो माँ के यूट्रस से अटैच होता है, ठीक है। और ये बेबी है, ये एम्ब्रिकल नॉल है, ठीक है, एम्ब्रिकल कैनॉल बोलते हैं, एम्ब्रिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू क्या होता है, माँ कुछ भी खाती है तो ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होता है तो वो क्या करेगा, प्लेसेंटा के थ्रू क्या करेगा, बच्चे के एम्ब्रिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे तक पहुंच जाता है, ठीक। और यहां पे आप देखिए, ये जो प्लेसेंटा आपका दिया हुआ है, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चा अटैच है, और ये हिस्सा जो है ये आपका सर्विक्स और वेजाइना से मिलकर बना होता है। बाद में इन फ्यूचर जो डिलीवरी होती है वो इसी रास्ते हो जाती है, जिसे हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। डिलीवरी टू टाइप की होती है, पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होती है सिजेरियन, ठीक है। सिजेरियन मतलब पेट को चीर-फाड़ करके बच्चे को बाहर निकाल। नॉर्मल में क्या होता है, बच्चा सर्विक्स से होता हुआ वेजाइना से बाहर आ जाता है। ये देखिए, ये एक बच्चे की रियल पिक है, ठीक है। आप देखिए, बच्चा, एम्ब्रिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा, ठीक है। बाद में प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा को भी खींच के बाहर निकाल लिया जाता है, या ऑटोमेटिक क्या होती है, प्लेसेंटा भी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम देख लीजिए आप, कितने अच्छे अच्छे डायग्राम है, बिल्कुल एचडी क्वालिटी, ठीक है। ये बच्चा है, एम्ब्लिकल कॉर्ड दिखाने के लिए मैं केवल इस डायग्राम को लगाया हूं, ठीक है। प्लेसेंटा तो उसमें सही दिख रहा है, इसके पीछे वाले में, इस वाले में, लेकिन यहां पे एम्ब्लिकल कॉर्ड देखिए आप, ठीक है। अब व्हाट इज इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। जब भी एम्ब्रियो बनता है ना, ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है, वो यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। और वो यूट्रस के किस वॉल से जाके होता है, वो एंडोमेट्रियम वॉल से जाके अटैच हो जाता है। वर्क ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, तो सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहीं से क्या होता है, ब्लड वेसल होता है, और यहीं से ब्लड का सप्लाई होता है, ओके। What happens when the egg is not fertilized? अगर मान लीजिए, इमेजिन करिए कि एग फर्टिलाइज ही ना हो तो क्या होगा, फीमेल ओवरी प्रोड्यूस एग वंस मंथ, ठीक है। याद रखिए, फीमेल जो ओवरी होती है, फीमेल में 2 ओवरी पाई जाती है, ठीक है, इस टाइप की, देखिएगा मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसे बॉडी है मेरी, इस बीच के हिस्से को यूट्रस समझिए, और ये है ना, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, और यहीं पे क्या होती है, ओवरी अटैच होती है, ठीक है। तो दोनों ओवरी से, एक मान लीजिए कि आज जनवरी है, तो जनवरी में क्या होगा, इस ओवरी से ओवम रिलीज होगा, तो फरवरी में इससे, फिर मार्च में इससे, और फिर अप्रैल में इससे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके क्या होता है, ओवरी से ओवम रिलीज होता है, ठीक है। तो महीने में एक ओवरी से एक बार ओवम रिलीज होता है। यूट्रस वॉल्स बिकम थिक, यूट्रस की जो वॉल होती है ना, थोड़ी थिक होती है। नॉट फर्टिलाइज बाय स्पर्म, अगर मान लीजिए ओवम जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, एग जो है यूट्रस वॉल ब्लड वेसल सेड, ठीक है, कॉज ब्लीडिंग इन फीमेल्स कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, एग फर्टिलाइज बाय द स्पर्म देन प्रेगनेंसी। याद रखिएगा, अगर स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाया तो वो क्या होगा, तो गर्ल्स में पीरियड्स चालू हो जाएंगे, ठीक है, स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज कर देता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो आप बांटिए मिठाई और खिलाइए लड्डू अपने माता पिता को, और बस बधाई हो आपको। अब बात करते हैं मेनार्क की। तो मेनार्क और मेनोपॉज ये क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम। मेनार्क, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, गर्ल्स में पीरियड्स का स्टार्ट हो जाना, ठीक है, क्या कहलाएगा, मेनार्क कहलाता है। क्या कहलाता है, मेनार्क। और उसकी एज जो होती है वो क्या होती है, 11 to 13 ईयर्स। क्या होती है, 11 to 13 ईयर्स के बीच में गर्ल्स के पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। और मेनोपॉज क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। गर्ल्स में एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब उनका मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है ना, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, ठीक है, उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। और उसकी एज क्या होती है, 45 to 50 ईयर्स के आसपास क्या होता है, गर्ल्स में मेनोपॉज आ जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है पीरियड्स उनका। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। देखिए, हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ हेल्थ इशू भी लोगों को आ जाते हैं, तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इस चैप्टर को वन शॉट में हम लोगों को कवर करना है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं और बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। लेकिन स्टार्टिंग में याद रखिएगा, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में मैं आपको
बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप पढ़िए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। याद रखिएगा, हम लोग किसको हेल्थी मानते हैं? ये बताइए, मैं आपको दिख रहा हूं मैं हेल्थी हूं? नहीं, हो सकता है मेरे में क्या प्रॉब्लम होगी, या तो मैं सोशल नहीं हूंगा, ठीक है, या मैं थोड़ा मेंटल हूंगा, या तो मेरा थोड़ा फिजिकल खराब होगा, ठीक है। याद रखिएगा, WHO ने क्या किया है, WHO जो भाई साहब है ना, उन्होंने क्या किया है, ये 3 कंडीशन जिनके पास है पूरी, उसको बोला है कि वो हेल्थी पर्सन है, ठीक है। वो सोशली भी अच्छा होना चाहिए, वो मेंटली भी अच्छा होना चाहिए, वो फिजियोलॉजिकल भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए उसका। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी हेल्थी नहीं है, ठीक है। और इसमें हम लोग को पढ़ना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि एसटीडीज के बारे में। किसके बारे में? एसटीडीज के बारे में पढ़ना है। डिजीज विच कैन सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन एंड अदर पर्सन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आर नोन एज सेक्सुअली, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो भी डिजीज होती है ना, वो उसे ही हम लोग एसटीडीज कहते हैं, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स के द्वारा होने वाली डिजीज, ओके। टाइप ऑफ एसटीडी, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के भी टाइप होते हैं। पहला है वायरल इंफेक्शन। क्या है? वायरल इंफेक्शन। दूसरा है बैक्टीरियल इंफेक्शन। वायरल इंफेक्शन का मतलब है यहां पे वायरस से होने वाला इंफेक्शन, ठीक है। और बैक्टीरियल इंफेक्शन का मतलब है बैक्टीरिया से होने वाला इंफेक्शन। अब कौन सा? HIV एड्स हो सकता है और वाइट्स हो सकता है। क्या हो सकता है? HIV एड्स और वाइट्स, ठीक है। उसके बाद है बैक्टीरियल इंफेक्शन, ये गोनोरिया और सिफिलिस, ठीक है। अगर आप वाइट्स और सिफिलिस नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। लेकिन मैं अभी यहां नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पर कुछ टाइप करो क्वेश्चन और मुझे बताओ, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मुझे हेल्प करने में बच्चों की बहुत मजा आता है, उनके डाउट क्लियर करने में। और उसके बाद है कंट्रासेप्शन, ठीक है। क्या है? कंट्रासेप्शन, मेथड और टेक्निक्स adopted to prevent pregnancy as consequence of sexual intercourse, ठीक है। कुछ ऐसे कंट्रासेप्शंस होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग अडॉप्ट करके अनचाहे प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं, होता है, और मेल एंड फीमेल कॉन्डोम आते हैं, और आईयूडीज आते हैं, कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। उसके बाद कंट्रासेप्टिव पैचेज आते हैं, कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन आता है, और फीमेल कॉन्डोम मैंने बता चुका है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले HIV और एड्स, इन दोनों का फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। दो आपको फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में आपको आ सकते हैं, ठीक है। और वाई कंट्रासेप्टिव मेथड शुड बी एडॉप्टेड, हमें कंट्रासेप्टिव मेथड क्यों एडॉप्ट करना चाहिए? टू मेंटेन द पॉपुलेशन साइज बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड चिल्ड्रन, ठीक है। अब क्या होता है, किसी किसी के, भैया हम लोग को कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? आपको पता है गवर्नमेंट भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के इस थॉट को आगे बढ़ा रही है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। लेकिन कोई कोई ऐसे भी हैं जो हम दो हमारे 12, हम दो हमारे 26, हम दो हमारे 10, ऐसा भी रूल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? आपको सोचो। लेकिन आज की जनरेशन जो है ना, वो हम दो हमारे एक का नारा जो है वो फॉलो कर रही है। याद रखिएगा, हम दो हैं और हमारा केवल एक ही रहेगा, या तो वो लड़की हो जाए या तो वो लड़का हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज भी देखिए बहुत लोगों की इतनी छोटी सोच होती है जो क्या करते हैं, बेटियों के चक्कर में ना, सॉरी, बेटों के चक्कर में वो क्या करेंगे, 36-36 बेटियां पैदा कर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भी, आपने गांव देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी आपने शहर देखा होगा जहां पे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेटे की चाह। अरे एक बेटे क्या, हमारे छोरी क्या छोरों से कम है क्या? ये बताइए, नहीं ना। तो इसीलिए क्या होता है, अगर आपको बेटी है तो आप बेटी के साथ ही रहिए, क्या दिक्कत है? बेटी क्या वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती? क्या बढ़ा सकती है। उसके बाद क्या है, टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चिल्ड्रन एंड टू प्लान द फैमिली साइज, ठीक है। इस कंट्रासेप्टिव मेथड को अपनाकर आप दो बच्चों के बीच में क्या रख सकते हैं, एक अच्छा खासा गैप रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जब 5 साल का हो जाए तब क्या नाम है, आपकी वाइफ को बेबी हो, तो आप वो कर सकते हैं, आप लोग कंट्रासेप्टिव मेथड अपनाकर। उसके बाद क्या, टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज,
कंट्रासेप्टिव मेथड से क्या हो सकता है, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं, ठीक है, अनचाहे प्रेगनेंसी से बच सकते हैं और आपका जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब मैकेनिकल बैरियर मेथड, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फिजिकल डिवाइसेस लाइक कॉन्डोम फॉर मेल एंड फीमेल, याद रखिएगा फिजिकल डिवाइसेस होता है जिसको क्या कर सकते हैं, फिजिकली हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम। एंड डायफ्राम्स होते हैं फॉर फीमेल, वो डायफ्राम जो होते हैं केवल और केवल फीमेल ही यूज कर सकती हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड्स, ठीक है। दिस वर्क बाय प्रिवेंटिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, ये क्या करेगा, स्पर्म का और ओवम की मीटिंग नहीं होने देगा, ठीक है। जब स्पर्म और ओवम मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, मिलेंगे नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं होगा, जायगोट नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं होगा, और एम्ब्रियो नहीं होगा तो बेबी पैदा नहीं होगा। उसके बाद है तीसरा, बैरियर मेथड प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय प्रिवेंटिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। याद रखिएगा, अगर किसी बंदे को HIV एड्स है, ठीक है, तो अगर वो बंदा किसी और के साथ क्या करेगा, बिना कंट्रासेप्शन के क्या करेगा, सेक्स करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसके अंदर उसकी बॉडी का जो फ्लूइड है ना, उस फीमेल पार्टनर के अंदर जाएगा, और फीमेल पार्टनर के अंदर जाने के बाद उस बॉडी फ्लूइड में क्या होगा, HIV वायरस होता है, और बाद में वो फीमेल भी HIV पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। उससे बचने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, उससे बचने के लिए हमें कॉन्डोम का यूज करना चाहिए, मेल या तो फीमेल, ठीक है, ताकि बॉडी फ्लूइड आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिया हुआ है ये मेल कॉन्डोम और ये फीमेल कॉन्डोम, ठीक है, दोनों ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अनचाहे बच्चों से बचाएगा आपको, और HIV एड्स से बचाएगा, या फिर अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाएगा। उसके बाद है केमिकल मेथड। कुछ केमिकल मेथड भी होते हैं जिनसे आप अनचाहे बच्चों से, अनचाहे चिल्ड्रन से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। वो है आपका, दिस इंक्लूड्स ओरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स। कुछ ऐसे पिल्स भी आते हैं मार्केट में जो खाते हैं, ठीक है, जिससे आप अनचाहे बच्चों से बच सकते हैं। उसके बाद कुछ वेजाइनल पिल्स भी आते हैं जो वेजाइना के अंदर रखे जाते हैं, ठीक। These pills contains certain hormones which works in the following ways, ठीक है, उनके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं उस पिल्स के अंदर जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं आपको किसे किसे बचाने में। देखिए, प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवम का प्रोडक्शन में बचाता है, ओवम नहीं बनेगा तो फिर स्पर्म कितना भी आ जाए क्या ही जा रहा। उसके बाद किल द स्पर्म सेल, स्पर्म सेल को किल करने के काम में आते हैं। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, हम कह चलो ओवम भी बन रहा है, स्पर्म भी आ गया, उसके बाद वो क्या करें, इम्प्लांटेशन से बचाएंगे, ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो फिर बेबी नहीं आएगा। फिर दीज मेथड्स हैव सर्टेन साइड इफेक्ट, इसके बहुत ही साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इट कैन नॉट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज, ये क्या करते हैं, ये आपको ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका एग्जांपल है सहेली एंड आईपिल। क्या है, सहेली एंड आईपिल, ये आपको गवर्नमेंट की उस पर मिल जाएंगे, ठीक है, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उस पर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए आप बैरियर मेथड है, तो बैरियर मेथड में आप बहुत सारे बैरियर मेथड्स होते हैं, जैसे फोम्स हो गया, फॉर्मिंग टैबलेट्स हो गए, ठीक है, और वेजाइनल फिल्म्स हो गए, और क्रीम्स एंड जेल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपका बैरियर मेथड है जिसके थ्रू आप अनचाहे प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। उसके बाद हम लोग आईओडीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, आईओडीज के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब आईओडीज का जो फुल फॉर्म होता है ना, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। क्या होता है, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, दीज आर स्मॉल टी शेप डिवाइस दैट आर प्लांटेड इन द यूट्रस, ठीक है। कहां पे प्लांट किया जाता है, यूट्रस में प्लांट किया जाता है। कहां पे प्लांट किया जाता है, यूट्रस के अंदर आयोडीज जो डिवाइस है उसको प्लांट कर दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, पहला कॉपर आयोडीज, दूसरा हार्मोनल आयोडीज, ठीक है, याद रखिएगा। एक कॉपर का जो बना होता है, ठीक है, आयोडीज, और दूसरा क्या होता है, हार्मोन्स के बने होते हैं आयोडीज। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉपर आयोडीज की बात करते हैं। तो कॉपर आयोडीज जो होता है ना, रिलीज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कॉपर
इन द यूट्रस विच प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवरी। तो ये कॉपर जो आयोडीज होता है ना, वो स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से रोकता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, एक जो अच्छी डॉक्टर होती है ना, एक अच्छी नर्स होती है, उसके थ्रू ही फीमेल के वेजाइना में, ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाता है। हम कह रहे हैं अगर पहुंच भी जाता है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हार्मोनल आयोडीज, इसके बारे में बात करते हैं। तो रिलीज हार्मोन्स इन द बॉडी विच प्रिवेंट्स द फॉर्मुलेशन ऑफ एग, ठीक है। ये फॉर्मुलेशन एग में क्या करेगा, हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होंगे और फॉर्मुलेशन एग में हेल्प करते हैं। उसके बाद सर्जिकल मेथड एंड स्टरलाइजेशन, ठीक है। कुछ ऐसे सर्जिकल मेथड भी होते हैं और जिन्हें हम लोग स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। इनके मदद से भी क्या होता है, हम लोग अनचाहे बच्चों से, ठीक है, अनचाहे प्रेगनेंसी से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। पहला है, उसमें अभी दिखाता हूं, बताता हूं मैं, ट्यूबेटॉमी एंड वैक्सेटॉमी। कौन कौन से हैं, ट्यूबेटॉमी एंड वैक्सेटॉमी आर इंक्लूडेड इन सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। इन ट्यूबेटॉमी द फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड द टू एंड्स आर सील्ड। इन वैक्सेटॉमी वॉच डिफरेंस इज कट एंड एंड्स ज्वाइंट, ठीक है। याद रखिएगा, ट्यूबेटॉमी क्या होता है, फीमेल में होता है। इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और कट करने के बाद फोल्ड करके वहीं पे क्या करते हैं, उसे सील कर देते हैं, ठीक है। और वैक्सेटॉमी जो होता है वो मेल में होता है। मेल में वॉच डिफरेंस को कट करते हैं, कट करने के बाद वहीं पे क्या करते हैं, उसको एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग एमटीपी कहते हैं। इसमें क्या होगा, ए प्रोसीजर दैट यूज मेडिकेशन ऑफ एंड अ प्रेगनेंसी। जब भी किसी को अनचाहे प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना होता है ना, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो एमटीपी जाके करवाता है, ठीक है। एमटीपी जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं एबॉर्शन, क्या बोलते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। और इसमें देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज एबॉर्शन। और इसमें देखिए, जो बच्चा है ना, उसको कितनी बुरी तरह से कट करके बाहर निकाला जा रहा है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जान ले रहे हैं, ठीक है। किसी भी डॉक्टर की हेल्प से अगर प्रेगनेंसी आ गई तो क्या दिक्कत है, जब पालने की आपका वो तथा नहीं है, ठीक है, जब पालने की आपकी औकात नहीं है, तो आप कंट्रासेप्टिव यूज करिए। कंट्रासेप्टिव यूज करने के बाद अगर नहीं यूज करते हैं तो आप बाद में जाके एमटीपी कराते हैं। एक पाप के आप भागीदार बन रहे हो, ठीक है। इसीलिए ये देखिए, आप इसको आप जूम करके देखिएगा, कितनी बुरी तरह से देखिए, उसका हाथ पैर सब काट के बाहर निकाला जा रहा है। अनचाहे प्रेगनेंसी आप होने ही मत दीजिए, ना रहेगी बांस ना बाजेगा बंसी, ठीक है। अब फीमेल फोर्टिसाइड्स, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है, किलिंग द गर्ल्स फीटस। इसमें क्या करते हैं, गर्ल्स फीटस को हम लोग किल कर देते हैं। और बैंड इन इंडिया, और इंडिया में ये बैन, याद रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के टाइम पे लोग, अगर किसी तांत्रिक ने, ओझा ने, सोखा ने क्या बोला कि आपके पेट में लड़की है, तो लोग जाकर तुरंत एमटीपी करवा लेते थे, ठीक है। और एमटीपी करवाने से होता था क्या, जो गर्ल्स रहती थी या बॉयज रहता था, वो उसको मार के बाहर निकाल दिया था, काट के उसको बाहर निकाल दिया जाता था। और इसी वजह से ये क्या हुआ, ये इंडिया में बैन हो गया है। अब इसीलिए आप देखे होंगे किसी भी अल्ट्रासाउंड में, ठीक है, जो बच्चा है ना, उसका सेक्स नहीं बताया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। जो भी है आपका है, आप रखिए उसे, ठीक है। इन केस अगर 3 मंथ के अंदर, ठीक है, या मोस्टली 5 मंथ के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उस केस में आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, वरना आप नहीं करवा सकते हैं। ये इलीगल है, इंडिया में बैन है। इसके लिए अच्छा खासा आपको जुर्माना होता है और साथ में आपके रुपए भी जाएंगे, याद रखिएगा। रुपए की पेनल्टी लगती है, बहुत बुरी आपको। उसके बाद लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन साइज। अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो इन दिस द मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो शुड बी द इक्वल, ठीक है। पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन कंट्रोल रखने के लिए क्या होना चाहिए, जो मेल है और फीमेल है, इन दोनों की जो है ना, क्या नाम है, सेक्स रेशियो है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी देश की, याद रखें, किसी भी देश की पॉपुलेशन वहां के बर्थ रेट और डेथ रेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये मान लीजिए, इमेजिन करिए कि किसी, मान लीजिए स्टेट में, किसी भी कंट्री में अगर डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है, तो उस केस में पॉपुलेशन तो बढ़नी ही बढ़नी है।
ठीक है। और किसी केस में मान लीजिए अगर डेथ रेट ज्यादा है और पॉपुलेशन रेट कम है तो वहां का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, बर्थ रेट कम है तो, ठीक है। इसीलिए वहां की पॉपुलेशन क्या होती है, बर्थ रेट और डेथ रेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप लोग आई होप इस चैप्टर को बहुत अच्छा आपने पढ़ा, ठीक है। ये रिवीजन क्लास थी, थोड़ी फास्ट थी और थोड़ी लंबी भी होगी क्योंकि मैं मोस्टली जो टॉपिक है वो डिटेल में लेके गया हूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिटेल में लेके गया हूं, ताकि जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को वो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। और लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। और मैं आपको कुछ दिनों में अपने व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप लोग को नोट्स अपना भेजना भी है, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स को आपको मेरे तक पहुंचाना है। मैं उस नोट्स को चेक करूंगा कि आप कितना बेहतरीन नोट्स बनाए हो। ये आपके फ्यूचर का सवाल है और हम भी अपना जी जान लगा देंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपका 85 से लेके 98% तक आपका साइंस में आए ही आए, ठीक है। मेरा चैनल थोड़ा छोटा है अभी, इस वजह से मैं क्या करूंगा, इस चैनल को थोड़ा बड़ा होने के बाद आपके लिए मैं इसी चैनल पे सारे सब्जेक्ट लेके आऊंगा। मैथ का टीचर भी हायर करूंगा, इंग्लिश का टीचर भी हायर करूंगा, हिंदी का भी टीचर हायर करूंगा, सारे टीचर मैं हायर करूंगा। बस इसमें आप लोग की थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड से बोलिएगा लाइक करने के लिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन का में डाउट हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर कोई भी चैप्टर से रिलेटेड हो, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर हमको बताइएगा और हम आपका प्रॉब्लम आधे घंटे से अंदर से लेके 1 घंटे के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट को। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।